हड़प्पा सभ्यता। टाइम पीरियड क्या है इसका? 2600 से ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। इसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। अब मैप पे इसकी लोकेशन देखो, इंडिया के पश्चिम उत्तर पश्चिमी भाग पे है। ये देखो, इसमें पाकिस्तान का भी पार्ट आता है, ये वाला। अब देखो कुछ स्थल इसके देख लो। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो सिंध, ठीक है, और धोलावीरा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में। सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी। और सुनियोजित जल प्रबंधन कहाँ पे मिला है? धौलावीरा में। अब लोथल, ये देखो ये पोर्ट है, ये मैप पे ये लोकेशन देख लेना। अब ठीक है, टाउन प्लानिंग नगर योजना, ग्रिड पद्धति का अनुसरण करते थे नगर। देखो ग्रिड पद्धति क्या होती है कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी और सारे जो घर हैं वो इस प्रकार से बने होते थे एक प्लानिंग के तहत। ठीक है, पकी ईंटें जिनका अनुपात 1:2:4 था। उन्नत नाली व्यवस्था थी। दुर्ग और निचला नगर, देखो इसमें क्या होता था, एक होता था दीवार से घिरा हुआ एक, ठीक है, दुर्ग, ठीक है, ये ऊंचे चौतरे पे बनाया जाता था। और दूसरा होता था निचला नगर, ठीक है, ये चार दीवारी से घिरा हुआ नहीं होता था। और ये जो बनाया जाता था उसकी मतलब चौबूतरे की हाइट भी कम होती थी, या समतल ज़मीन पे बनाया जाता था। ठीक है, और फिर है महास्नानागार। देखो मोहनजोदड़ो में ये पाया गया है। ये क्या है? एक बड़ा सा तालाब है, ये देख रहे हो, बड़ा सा तालाब है। इसके चारों ओर छोटे छोटे तालाब बने हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ा सा कुआं भी था जिसमें से पानी आता था इसके अंदर। और इसको रोकने के लिए क्या था कि जिप्सम का प्रयोग किया गया था इसे, मतलब ये रिसेना, इसलिए। ठीक है, धार्मिक स्नान होता था और सामूहिक अनुष्ठान होता था। अब वहाँ पे बहुत सारी मोहरें पाई गई। मोहरों का यूज़ क्या होता था कि ये व्यापार में इनका यूज़ होता था कि अगर लंबी दूरी का व्यापार करना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या है कि कोई अगर जो लेके जा रहा है सामान को, वो उसे खोले ना, ओपन ना करे, तो क्या करते थे हम, बैग में या कहीं भी सामान को हमने पैक किया, उसके ऊपर से लगा दी मोहर, ठीक है, उसको सील कर दिया। अगर वो सुरक्षित रहती तो इसका मतलब है कि सामान किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। ठीक है, अधिकांश किसकी थी? स्टेटाइट, ठीक है, ये पत्थर होता है उसकी बनी हुई थी। और देखो चित्र क्या था उसमें, एक सरंगी पशु, ठीक है, ये यूनिकॉर्न देख रहे हो, ये वाला, इसके चित्र बने हुए थे। बैल, हाथी और गैंडा, ये भी बना हुआ था। पशुपति की मोहर, देखो ये क्या है, एक मोहर पाई गई जिसपे पशुपति की एक मूर्ति बनी हुई थी, जो क्या है, उसे बोलते हैं आदि शिव की मूर्ति। ठीक है, ठीक है, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, देख लो। ठीक है, तो पशुपति की मूर्ति कहाँ पे पाई गई? ये मोहनजोदड़ो में पाई गई है। ठीक है, अब देखो लिपि। लिपि क्या है? ये चित्रात्मक है, ठीक है, और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, इधर से स्टार्ट होती थी और बाएं लिखी जाती थी, इस तरफ। ठीक है, और इससे पता कैसे चला? क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं तो मानो अभी हम यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब लिखते तो इधर जो है बहुत कम जगह बचती है, क्योंकि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, जब हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे बहुत कम जगह बचती है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखते हैं और अक्षर ज़्यादा होते हैं, तो फिर यहाँ पे जगह बचती नहीं है। तो उसी के अनुसार हम लोग अंदाज़ लगाते हैं कि ये किधर से लिखी जाती होगी, तो इसीलिए ये दाएं से लिखी जाती थी। ठीक है, और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इसमें लगभग बहुत सारे चित्र हैं, लगभग 400 से ऊपर चित्र पाए गए हैं। ठीक है, देखो अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। देखो कृषि किसकी? गेहूँ, जौ और कपास की कृषि की जाती है। ये कपास देख रहे हो, कपास उपजाने का श्रेय किसको जाता है? हड़प्पा वासियों को। और ये लोग पशुपालन भी करते थे और व्यापार भी करते थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सोना है जो कर्नाटक के क्षेत्र से आता था, तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे नहीं पाई जाती थी उनको ये लोग बाहर से लाते थे। ठीक है, अब देखो मेसोपोटामी से भी इनका व्यापार होता था। वहाँ पे एक मोहर पाई गई जिसपे लिखा हुआ है मेहलुआ, समझ रहे हो? और मेहलुआ किसके बारे में बोला गया है? ये बोला गया है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में, कि ये लोग क्या है, और इसको क्या बताया गया? नाविकों का देश बताया गया इसको। ठीक है, उसमें मेहलुआ, और यहाँ पे ये बहरीन द्वीप है, इसे ओमान और मकरान बोलते थे। ठीक है, और लोथल, ये देखो पोर्ट था लोथल इस तरह का। ठीक है, माप तौल, घनाकार बांट, ठीक है, ये
मापतौल की व्यवस्था थी वहाँ पे। पतन के कारण क्या क्या है, जलवायु परिवर्तन। देखो ये क्या थी कि नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। अब जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हुआ, नदी का मार्ग बदला। इसी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो नदियाँ थी उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया और वहाँ पे सूखा पड़ गया। ठीक है, कुछ लोग बाढ़ इसका कारण बताते हैं। और जलवायु परिवर्तन, इसमें क्या है कि बहुत पहले जब सिकंदर के साथ उसके, ठीक है, लेखक आए थे ना, तो उन्होंने जिक्र किया है कि जो अभी मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र है, हड़प्पा का क्षेत्र है, जहाँ पे भूमि इतनी उपजाऊ नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी। इस बात का जिक्र मिलता है। ठीक है, शहरी व्यवस्था का विघटन, कि आर्यों का आक्रमण, ये भी सिद्धांत है कि आर्य जो है मध्य एशिया से वो लोग आए और उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया, क्योंकि ये लोग जो थे ये शांति प्रिय और कृषि और व्यापार करने वाले लोग थे। ठीक है, खोज, उत्खनन और खोजकर्ता। हड़प्पा की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, आर डी बनर्जी ने की है 1922 में। और धोलावीरा की खोज किसने की है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कालीबंगा की बीवी लाल थापड़ ने की है। ठीक है, लोथल की खोज एस आर राव ने की है। ठीक है, देखो मोहनजोदड़ो को कहता है मृतकों का टीला। ठीक है, इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। और कालीबंगा को बोलते हैं चूड़ियों का शहर। अब देखो निर्माण सामग्री, मुख्यतः पकी ईंटें। ठीक है, लेकिन जो चबूतरा बनाया जाता था वो कच्ची ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, और ईंटों का अनुपात 1:2:4। ठीक है, धोलावीरा, पत्थर का प्रयोग। देखो धोलावीरा में क्या है, पत्थर का प्रयोग किया गया बनाने के लिए उसमें। ठीक है, ये विशेषता है वहाँ की। कृषि से जुड़े खास साक्ष्य। ठीक है, देखो हल चलाने का प्रमाण कहाँ पे मिला है, कालीबंगा में। और वो भी यहाँ पे क्या है कि ऐसा प्रतीत होता है कि दोहरे प्रस्तुत हल्के मिले हैं, मतलब कि एक साथ में ही दो फसलों का, ठीक है, बोई जाती थी। ठीक है, समझ रहे हो। कालीबंगा में क्या मिले, हल्के प्रस्तुत। अब वो भी किसके साथ मिले कि वहाँ पे एक ही साथ में दो फसलें बोई जाती थी। ठीक है, कपास की खेती भी इसमें सबसे पहले हड़प्पा में ही हुई। ठीक है, सिंचाई और वर्षा और नदी से की जाती थी। तो सिंचाई के लिए क्या है, नहर भी पाई गई हैं। कहाँ पे, ये अफगानिस्तान में एक शहर है सोरतुग है ये। ठीक है, वहाँ पे। चावल गुजरात क्षेत्र में पहली बार। पशु और जीव जंतु, सबसे अधिक चित्रित पशु कौन सा है, एक सींगी। ठीक है, ये यूनिकॉर्न वही वाला। ठीक है, और घोड़ा, इसके तो प्रमाण नहीं मिलते हैं। बैल, भैंस और हाथी इससे परिचित थे ये लोग, बाघ से परिचित नहीं थे ये लोग। अब देखो यहाँ पे हाथी से परिचित थे लेकिन घोड़े से नहीं थे। ठीक है, उसी टाइम जो है घोड़ा मध्य एशिया के क्षेत्रों तक था, लेकिन इंडिया में इसका साक्ष्य नहीं मिलता उसी टाइम। देखो धार्मिक विश्वास, देखो मातृ देवी की पूजा, ये देखो ना, ये मूर्तियाँ हैं मातृ देवी की मूर्तियाँ। और ये आद्य शिव की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति। ठीक है, ये वाली। और वृक्ष की पूजा होती थी पीपल की। अग्निकुंड कालीबंगा और लोथल में, अग्निकुंड कालीबंगा और लोथल में पाए गए हैं। ठीक है, विज्ञान और तकनीकी, उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, सटीक मापतौल, कांस्य तकनीकी। देखो इसमें क्या है कि कांस्य की बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ से मिली हैं हमको। ठीक है, और मनके का निर्माण, मनके वही होते हैं, ये देखो छोटे छोटे। ठीक है, धौलावीरा, देखो धौलावीरा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्टेडियम जैसी संरचना भी मिली है कहाँ पे, धौलावीरा में। विश्व की सबसे बड़ी हड़प्पा लिपि पट्टिका भी कहाँ मिली है, ठीक है, धौलावीरा में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2021 से। अब पढ़ते हैं, देखो अब ये हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं वैदिक काल। देखो अब 1900 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई और उसकी जगह पे क्या है, देखो हड़प्पा सभ्यता क्या है, एक शहरी, ये शहरी सभ्यता थी। ठीक है, शहरी सभ्यता थी। उसके बाद में क्या हुआ है कि ये वैदिक काल स्टार्ट होता है और ये वैदिक काल जो है ये ग्रामीण जीवन पे आधारित है पूरी तरीके से। ठीक है, इसमें कृषि जो है मुख्य व्यवसाय है। देखो वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, 1500 से 600 ईसा पूर्व। और ये आर्यों की सभ्यता बोलते हैं इसको।
ठीक है, वैदिक साहित्य, इसके बारे में बताते हैं वैदिक साहित्य। देखो वैदिक काल का विभाजन जो है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो विभाजन किए जाते हैं। देखो ऋग्वैदिक काल का है टाइम पीरियड 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। इसका वर्णन मिलता है हमको ऋग्वेद में। ठीक है, ठीक है, ऋग्वेद, अर्थवेद, सोमवेद और यजुर्वेद। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल ये 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में। देखो भौगोलिक क्षेत्र, देखो ऋग्वैदिक काल जो है सप्त सिंधु का क्षेत्र है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती यहाँ तक फैला हुआ था। ये वाला रीजन देख रहे हो इंडिया में, ये वाला रीजन इधर। ठीक है, और इधर क्या है, इधर बहुत सारा जंगल और इधर ह्यूमन का निवास नहीं था। ठीक है, इस साइड ये देख रहे हो, ये वाला यहीं तक था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल कहाँ तक था, तो ये भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक सीमित था। ठीक है, और उसके बाद उत्तर ऋग्वैदिक काल जब आता है उसके बाद में बिहार और इधर भी मानव सभ्यता का, ठीक है, विकास होता है। देखो ऋग्वैदिक काल में ये हो गया। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब और पूर्वी भारत की ओर विस्तार होता है बाद में। अब देखो वैदिक साहित्य, देखो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखो ऋग्वेद में क्या है, सबसे प्राचीन है, और इसमें क्या है कि इसमें क्या बताया है कि, ठीक है, मंत्र हैं बहुत सारे और पूजा के बारे में ये। ठीक है, और सोमवेद, इसमें क्या है, सोम रस के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसमें गीत हैं। ठीक है, और यजुर्वेद क्या है, ये है जो कर्मकांडीय वेद इसको बोलते हैं। ठीक है, कर्मकांडीय वेद बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो यज्ञ करना है, ठीक है, उसकी जो ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये कितना, ये सब किसमें दिया गया है, यजुर्वेद में। अथर्ववेद में क्या है, ठीक है, इसमें है संगीत, टोना टुटका। ठीक है, ये अथर्ववेद में है, संगीत सोमवेद में है। ठीक है, अन्य ग्रंथ क्या है, ब्राह्मण, अर्णक, उपनिषद। ठीक है, उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है कि गुरु के समीप बैठना। ठीक है, ऋग्वैदिक काल, सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन को पढ़ते हैं। अब देखो जनजातीय समाज था इसमें। ठीक है, वर्ण व्यवस्था लचीली थी, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, सभा और समिति, ठीक है, स्त्रियां भाग ले सकती थी इसमें। अब देखो ऋग्वैदिक काल क्या है कि पूरी तरीके से ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इसमें क्या है, जनजातीय समाज था। ठीक, लोग अपने अपने कुलों में विभाजित थे। ठीक है, ठीक है, और राजा जो था वो वंशानुगत नहीं होता था, कि मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि उसका लोगों द्वारा उसे चुना जाता था। ठीक है, सभा और समितियाँ उसकी सहायता के लिए होती थी, और इसमें स्त्रियां भाग भी ले सकती थी। ऋग्वैदिक काल, राजनीतिक व्यवस्था, देखो राजा को राजन बोलते थे, शक्ति सीमित थी उसके पास, प्रमुख सभाएं, सभा, समिति, विदत और गढ़। ऋग्वैदिक काल, आर्थिक जीवन, देखो पशुपालन मुख्य था और कृषि, गाय संपत्ति, ठीक है, और कृषि गौड़। ठीक है, कृषि इतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि उसको वो लोग विक्रय कर सकें, केवल जीवन निर्वाह के लिए हो सकती थी। ठीक है, केवल जीवन निर्वाह योग्य कृषि होती थी। ठीक है, स्वर्ण के आभूषण भी बनाए जाने लगे थे। ठीक है, धार्मिक जीवन, देखो प्रकृति की पूजा होती थी। प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। ठीक है, सरल यज्ञ किए जाते थे, मूर्ति पूजा उस टाइम नहीं होती थी। ठीक है, यज्ञ किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल का सामाजिक परिवर्तन, देखो अब उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि समाज जो है और थोड़ा भी रूढ़िवादी होता चला जा रहा था। ठीक है, और जाति व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा कठोर होती जा रही थी। पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति जो है जाति आधारित नहीं होता, बल्कि उसके कर्म के आधारित उसकी जाति थी। कर्म, जो जो कर्म, जैसे कि क्या है, कोई अगर व्यक्ति क्षत्रिय का काम कर रहा है तो वह क्षत्रिय हो सकता है। ठीक है, और उसी का दूसरा भाई जो है पशुपालन का काम करता था तो वह कृषक के कैटेगरी में आता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में कि जो, ठीक है, कृषि का काम कर रहा है वो क्या है, वो कृषक हो जाएगा, और जो क्षत्रिय का काम कर रहा था सैनिक का, वो क्षत्रिय हो जा रहा था। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा कठोर हो गई। अब क्या है कि एक बंदा दूसरी कैटेगरी में नहीं जा सकता, ठीक है, कि किसान जो है क्षत्रिय की कैटेगरी में नहीं जा सकता था, ठीक है। इसे और ज़्यादा कठोर बना दिया गया। और इसी में क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है कि 10वें मंडल में एक सूत्र है जिसे बोलते हैं पुरुष सूत्र, ठीक है। उसमें बोला गया है कि क्षत्रिय जो हैं, ठीक है, भगवान की भुजा से जन्म लेते हैं और ब्राह्मण मुख से लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उसमें क्या बताया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, इन चारों के बारे में बताया गया कैसे इनका जन्म होता है। और वो मतलब क्या शूद्र क्या है, क्षत्रिय की कैटेगरी में नहीं जा सकता है, ठीक है। स्थायी जीवन हो गया, बड़ व्यवस्था कठोर हो गई, जन्म आधारित जाति हो गई और स्त्रियों की स्थिति और भी कमज़ोर हो गई, ठीक है। इसे द्विज व्यवस्था भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो हैं ये द्विज में आते थे, ठीक है। ये लोग हैं यज्ञ कर सकते थे, ठीक है, और सुन सकते थे और पढ़ सकते थे। लेकिन शूद्र क्या है, इनको बाहर कर दिया गया। ये यज्ञ ना ही भाग ले सकते थे, ना ही कर सकते थे और ना ही पढ़ सकते थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल राजनीतिक व्यवस्था, देखो इसमें क्या है कि पहले क्या था कि छोटे छोटे राज्य होते थे और वो जो कुलों में विभाजित, ठीक है, जनजातीय समाज था, वो लोग क्या हैं, राजा को सेना की तरह सेवा देते थे, ठीक है, सैनिक की तरह सेवा देते थे। लेकिन इस टाइम क्या हुआ कि राजा जो हैं बड़े बड़े राज्य बनाने लगे, राजा शक्तिशाली हो गया, ठीक है, और यज्ञ कराने लगा, बड़े बड़े राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ और कर व्यवस्था। पहले क्या क्या था कि पहले बलि, ठीक है, कि लोग ऋग्वैदिक काल में क्या है कि जनजाति जो कुलों के लोग होते थे वो राजा को अपनी मर्जी से धन दिया करते थे, ठीक है, बलि दिया करते थे, ठीक है। लेकिन उस टाइम क्या था कि कर व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, कि इतने टाइम पे साल में इतना कर देना है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये कर की व्यवस्था बनाएगी, ठीक है। अब देखो ये बड़ा राज्य बना, अब इसे स्थायी सेना हो गई, ठीक है। अब स्थायी सेना होगी तो उसको देने के लिए पैसे, ठीक है, सैलरी चाहिए, सैलरी के लिए भाई कर व्यवस्था बनाएगी, ठीक है। अब टैक्स देना है और टैक्स किसको देना है, ना ब्राह्मण को देना है ना क्षत्रिय को, केवल और के किसान, ठीक है, को देना है, ठीक है। देखो उत्तर वैदिक काल राजनीतिक व्यवस्था ये हो गया खत्म। अब अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। देखो कृषि प्रमुख हो गई, यहाँ पे क्या है, कृषि जो है बहुत बड़े स्तर पे की जाने लगी। यहाँ पे क्या है कि कृषि में अधिशेष भी होने लगा था, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर चाहिए हमको 1 बोरा और पैदा करने लगे थे हम लोग 2 बोरा, ठीक है, तो उसे हम लोग बेच भी रहे थे, ठीक है, बेच के, ठीक है, आर्थिक प्रोसेस जो है, ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप जो है बहुत तेज़ी से होने लगे। लोहे का प्रयोग, पहले क्या था कि देखो हड़प्पा सभ्यता में कांसे का प्रयोग, ठीक है, कांसा की प्रयोग होता था, ठीक है, कांसा। लेकिन लोहे का इतना व्यापक प्रयोग नहीं था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लगा लेकिन इतना व्यापक नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या है, लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा। अब लोहे से देखो क्या है कि जो भारत का ये पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे बारिश अच्छी होती है, ठीक है। इधर क्या होती बारिश, देखो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल यहाँ तक था, ठीक है, उत्तर वैदिक काल इधर बढ़ा है, ठीक है, और भी क्षेत्र में फैल गया था। क्योंकि देखो यहाँ पे यार बारिश अच्छी होती थी मानसून के टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े पेड़ पौधे, बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करता था और कांसे या कमज़ोर कुल्हाड़ी से इसे काटना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब लोहे के अच्छे अच्छे हथियार और कुल्हाड़ी बनने लगी तो इन्हें काटना सरल हो गया, ठीक है। जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ी और इन्हें काटा गया और जो, ठीक है, मानव सभ्यता का विस्तार है बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैलने लगा इसी टाइम, और बड़े बड़े राज्य, ठीक है, बनने लगे। व्यापार और शिल्प का विकास हुआ, वैश्य वर्ग का उदय हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि वैश्य वर्ग जो है प्रमुख रूप से बहुत तेज़ी से उभरा। क्यों मतलब उभरे, मतलब क्या है, यहाँ पे आर्थिक रूप से नहीं उभरा, क्या है कि इसकी इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ी, टैक्स देने के लिए, ठीक है, टैक्स देने के लिए और आर्थिक क्रियाकलाप भी बढ़े, ठीक है। देखो ब्राह्मण आर्थिक क्रियाकलाप में भाग नहीं ले रहा था, क्षत्रिय लड़ाई में लड़ रहे थे, ठीक है, और शूद्र को बाहर रखा गया तो बचे केवल वैश्य, ठीक। तो आर्थिक क्रियाकलाप में भाग कौन ले रहा था, केवल और केवल वैश्य लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वैश्य लोगों का पास धन भी आया, ठीक है। अब वो आर्थिक क्रियाकलाप करेंगे भाई, ठीक है, इंडस्ट्री उनके पास होंगी तो फिर वो लोग लोहे के हथियार वथियार सब बना रहे थे, ठीक है। तो वो सब लोग सेवा प्रदान कर रहे थे, तो इसलिए उन्हें क्या मिल रहा था, पैसा, ठीक है। तो यही वैश्य वर्ग जो है धीरे धीरे बहुत ही शक्तिशाली भी बनेगा, धीरे धीरे इसके पास क्या होगा, पैसा भी आएगा,
ठीक है, धीरे धीरे आएगा लेकिन, क्योंकि अभी क्या है, इस पर बहुत सारा टैक्स लग रहा है। ठीक है, ठीक है, राज्य वसूल रहा है बहुत ज़्यादा, और ब्राह्मण भी वसूल रहे हैं इस पर। ठीक है, यज्ञ और क्रियाकलाप के नाम पे। ठीक है, अब देखो फिर यही वैश्य वर्ग आगे क्या होगा। ठीक है, लास्ट में आगे क्या होगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय का कारण बनेगा। ठीक है, अब देखो उत्तर वैदिक काल और धार्मिक परिवर्तन। देखो इसमें क्या हुआ, यज्ञ जो है जटिल। ठीक है, यज्ञ बहुत ज़्यादा होने लगे थे और बहुत ही जटिल हो गए थे। ठीक है, इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और इसमें जो है कि पैसे का महत्व, मतलब कि क्या है कि दान दक्षिणा बहुत ज़्यादा अब जोड़ दिए गए थे। ठीक है, अब ये आर्थिक क्रियाकलाप बन चुका था पूरी तरीके से। ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ता चला गया इसीलिए, क्योंकि भाई अब पैसा बहुत सारा जोड़ देगी, इसके नाम पे रखो, उसके नाम पे रखो, ये करो वो करो। ठीक है, प्रजापति प्रमुख हो गए वहाँ पे। प्रमुख कौन थे? ऋग्वैदिक काल में इंद्र प्रमुख थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो गए? प्रजापति प्रमुख देवता। कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। ठीक है, कर्म तो जानते हो, पुनर्जन्म समझ रहे हो, मोक्ष। ठीक है, ये जन्म और मृत्यु से, ठीक है, जन्म और मृत्यु से मतलब क्या होता है, इससे अलग हट जाना, यानी कि इससे बाहर हो जाना, जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाना, वो मोक्ष है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सर्वाधिक बड़ी नदी कौन सी है? सरस्वती। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे ऋग्वेद टाइम? इंद्र। ठीक है, लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में व्यापक रूप से होने लगा है। ठीक है, और जात व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर हो गई यहाँ पे। बौद्ध धर्म का उद्भव, अब देखो ये वैश्य वर्ग था। ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, उन लोगों के पास भाई साहब पैसा आया। अब पैसा आया तो वो लोग क्या करेंगे? देखो जब पैसा आता है, ठीक है, पेट भरता है, पेट भरने के बाद भाई जब धन आता है ना इतना कि बचने लगे पेट भरने के बाद, फिर आता है, ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, और भी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, धर्म और, ठीक है, विलासिता की चीज़ों की तरफ हम कब बढ़ेंगे ना, या जब हमारे पास पेट भरने लगेगा। ठीक है, तो यही जो, ठीक है, वैश्य वर्ग था। ठीक है, वो लोगों ने देखा कि भाई ब्राह्मण लोग, ठीक है, और क्षत्रिय लोग, इनका प्रभुत्व। ठीक है, लेकिन वैश्य क्या है भाई साहब, अब इनके पास पैसा तो है लेकिन इनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी सोसाइटी में। ठीक है, ठीक है, हिंदू धर्म में इनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था उतना। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया भाई साहब, इनका झुकाव बढ़ा बौद्ध धर्म की तरफ, जैन धर्म की तरफ। देखो अब क्या है, बौद्ध धर्म का उद्भव। देखो हिस्ट्री में एक चीज़ होती है कि जब भी कोई चीज़ हो रही है तो एक दूसरे से इंटरलिंक होती है भाई, क्योंकि देखो यार, हिस्ट्री क्या लोगों से बनी है। ठीक है, और लोग क्या मतलब पूरा समाज है, कुछ नई चीज़ या कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण रहा होगा। ठीक है, कुछ भी समाज करेगा तो मतलब ऐसे ही नहीं कर देगा कि आज मन कर रहा है चलो ये कर देते हैं। ठीक है, समाज में कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं तभी कुछ होता है। तो हिस्ट्री में क्या है, कुछ भी अगर नया हो रहा है तो क्या है, उसके पीछे क्यों हो रहा है। ठीक है, ये तो तीन चीज़ें ज़रूर होती हैं, ये क्यों हो रहा है, ठीक है, और कैसे हो रहा है, ठीक है, कौन कौन उसमें भाग ले रहा है, ठीक है, और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, समाज पर और अन्य वर्गों पर। ठीक है, तो तीन चीज़ें हिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। तो बौद्ध धर्म का उद्भव देखो क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है कि भाई वैश्य जो है, ठीक है, जो हमने देखा कि वैश्य लोग जो है भाई साहब, इनके पास पैसा आया, इन्हें चाहिए इम्पोर्टेंस। ठीक है, चाहिए इम्पोर्टेंस, तो इन्होंने भाई क्या है, एक दूसरे धर्म की तरफ इन्हें, ठीक है, जाने लगे। ठीक है, वो है बौद्ध धर्म को उद्भव को उन्होंने एक नया मार्ग खोला। देखो क्या है इसमें, और क्यों हुआ, ये हुआ क्यों, देखो अब ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों ने बहुत सारे क्या लगा दिए हैं, इन पे नियंत्रण रेखा खींच रखी है इन लोगों पे। अब ये लोग क्या है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं कर, अब भाई क्यों नहीं कर सकते भाई, इन लोगों के भी तो यार उठा सवाल कि क्यों नहीं कर सकते। तो बस यहीं से क्या हुआ कि परिवर्तन की चिंगारी जली और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। देखो संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता इनके शुद्धोधन थे, शाक्य कुल के राजा थे। ठीक है, और माता का नाम क्या था? माया देवी, और पत्नी यशोधरा, और पुत्र राहुल। देखो महाविनिष्क्रमण, ये क्या है कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया। उसी घटना को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण।
ठीक है, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा। और क्यों छोड़ा भाई साहब? पहले क्या, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, रोगी को देखा और एक, ठीक है, डेड बॉडी को देखा और सन्यासी को देखा कि सबसे ज़्यादा ज़िंदगी तो मौज इन्हीं की है, ठीक है, सन्यासी। तो इन्होंने सन्यासी को देखा। उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया, ठीक है, और ज्ञान की तलाश में निकल गए। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? बोध गया बिहार में, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में। इसके बाद उन्होंने क्या बोला गया? बुद्ध। बुद्ध मतलब जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, प्रबुद्ध, ठीक है, और बुद्ध, ठीक है, इनको क्या बोला गया? बुद्ध बोला गया। और इसी पीपल वृक्ष को किसने काट दिया था बाद में? ठीक है, किसने इसको काट दिया था? शशांक ने काटा था, ठीक है, एक राजा था, ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम, ठीक है, उसने काट दिया था इस बोधि वृक्ष को। देखो, प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं इसको। प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। ये कहाँ पे दिया था उन्होंने? सारनाथ, यूपी में, ठीक है, एक मिनट। और ज्ञान की प्राप्ति जो है किस नदी के किनारे हुई थी? ये, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। ये बिहार में एक नदी है, ऋजुपालिका, ठीक है, ये पड़ती है दक्षिण बिहार में, ठीक है। ये बिहार का अगर मैप है तो इस साइड पड़ती है ये, ठीक है, ये ऋजुपालिका नदी, ठीक है, उसी के किनारे हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। एक मिनट यार, ठीक है, प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हो, सारनाथ, ठीक है, यूपी में दिया था, ठीक है। और 5 वर्गीय शिष्य भिक्षु थे, मतलब उनके 5 शिष्य थे, वो वहाँ पे उपस्थित थे उस, ठीक है, पहले, ठीक है, उनके उपदेश में। महानिर्वाण क्या है? देखो, ये क्या है कि भाई मोक्ष मिल गया, यहाँ से क्या है उनको, ये मृत्यु को बोलते हैं, ठीक है। और इसका चिन्ह क्या है? स्तूप। स्तूप जो है इसका चिन्ह है, ठीक है। और पद चिन्ह जो हैं वो किसके हैं? गृह त्याग को, ठीक है। और ये जो 24, ठीक है, तीलियाँ जो हैं, ये क्या है? ये धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है, ठीक है। स्थान कौन सा था? कुशीनगर, यूपी में, ठीक है। आयु 80 वर्ष की आयु में, ठीक है, उनकी महानिर्वाण हुआ था उनका। 4 आर्य सत्व, ठीक है, उन्होंने बताया 4 आर्य सत्व। दुख सत्य मतलब संसार दुख में है, ठीक है। दुख समुदाय सत्य, दुख का कारण तृषा है, मतलब इच्छा जो है वो दुख का कारण है। क्या है? मतलब कि भाई हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, ये दुख का प्रमुख कारण है। हमारी इच्छा ही हमारा, ठीक है, दुख का कारण है। दुख निरोध, कि दुख निरोध क्या है? तृषा का अंत, की भाई इच्छा खत्म हो जानी चाहिए। और इच्छा कैसे खत्म होगी भाई साहब? संन्यास से, ठीक। सन्यासी का मतलब क्या होता है कि मोह माया सब त्याग देता है। मतलब मोह माया क्या है? वो अपनी इच्छा को त्याग देता है, ठीक है। उसे एसी नहीं चाहिए भाई साहब, उसे अच्छा खाना नहीं चाहिए, ठीक है, उसे मखमला गद्दा नहीं चाहिए। तो ये क्या है? इच्छा को त्याग देना ही दुख निरोध का, ठीक है, मार्ग है। और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य, इसमें क्या है? उन्होंने अष्टमिक मार्ग बताए हैं, ठीक है, 8 मार्ग बताए हैं कि हम कैसे दुख समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। वो 8 मार्ग ये वाले हैं, ठीक है। समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, यहाँ पे समयक मतलब सही, ठीक है। समयक कर्म, समयक आजीविका, समयक प्रयास, समयक स्मृति, समयक समाधि, ठीक है। ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। मोक्ष के 8 मार्ग जो हैं वो, मतलब ये, ठीक है, ये एक मार्ग है, लेकिन ये 8, ठीक है, कार्य हैं जो करने से मोक्ष मिल जाता है, ठीक है। जीवन और मृत्यु के चक्र से पूर्णता मोक्ष, ठीक है। अब बौद्ध संघ, देखो, अब इसके 3 रत्न भी हैं, ठीक है, बुद्ध, धर्म और संघ। देखो, बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध, और धम्म और संघ, ठीक है, 3 रत्न हैं किसके? बौद्ध धर्म के। धर्म क्या है? कि धर्म यानी कि नैतिक, ठीक है। देखो, धर्म क्या है? कि नैतिक नियम है, उन्हीं के रास्ते पे चलना ही धम्म है, ठीक है। ये धम्म क्या है? ये जैसे हमारी धार्मिक मान्यताएं और नियम होते हैं, उन्हीं को बौद्ध धर्म में धम्म बोलते हैं, ठीक है। और संघ क्या है? कि ये देखो यहाँ पे पढ़ेंगे संघ वाला, ठीक है, बौद्ध संघ, ठीक है। इसमें क्या है?
ठीक है, और बुद्ध, धम्म और संघ। अब देखो, बुद्ध हम जानते हैं, ठीक है, और धम्म हमने बताया, और संघ पढ़ते हैं। देखो संघ में क्या है, भिक्षु और भिक्षुणी होते हैं। संघ में प्रवेश को प्रव्रज्या कहते हैं, पूर्ण सदस्यता को उपसम्पदा कहते हैं। इसमें क्या है कि ये भिक्षु और भिक्षुणी होते हैं, ठीक है, संघ में। ये लोग क्या करेंगे कि समाज में, ठीक है, धम्म के प्रचार के लिए कार्य करेंगे। मतलब धम्म क्या है कि नैतिक नियम और, ठीक है, धार्मिक नियम जो हैं वो हैं धम्म है, बौद्ध धर्म के, ठीक है। उनके नियम के लिए कौन काम करेगा, ये संघ, ठीक है। तो ये क्या है, 3 रत्न है उनके। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं, देखो अहिंसा, मध्यम मार्ग, ठीक है। मध्यम मार्ग क्या है कि बहुत ज़्यादा कठिन, देखो जीवन जीने का या मोक्ष प्राप्त करने का क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन मार्ग भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सरल मार्ग भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बीच का रास्ता होना चाहिए। उसे बोलते हैं क्या, मध्यम मार्ग, ठीक है। ठीक है, कि क्या है कि हम अगर मोक्ष हमको चाहिए तो ज़रूरी नहीं कि हम जाके एकदम हिमालय पे बैठ जाएं और खाना पीना सब छोड़ छोड़ के एकदम तब मोक्ष मिलेगी, ये भी नहीं। और ये भी नहीं कि भाई 4 शादियां कर ली और मौज कर रहे हैं और बिल्कुल मोक्ष मिल जाए, ये भी नहीं। बिल्कुल क्या है कि हम, ठीक है, पारिवारिक जीवन जीते हुए भी लेकिन एक संतुलित जीवन जीते हैं, ठीक है, और अपना नैतिक कर्तव्य करते हैं, तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यही मध्यम मार्ग है। आत्मा की अवधारणा को नहीं माना उन्होंने, आत्मा को नहीं माना, ठीक है, और कर्म और पुनर्जन्म को माना है। लेकिन ठीक है, बौद्ध धर्म जो है आत्मा को नहीं मानता है, ठीक है, कि आत्मा होती है वो इस चीज़ को नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म और कर्म को मानता है, ठीक है। बौद्ध संगीति, देखो ये बहुत जरूरी टॉपिक है, ये जरूरी है इसको। देखो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई, राजगृह, और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, अजातशत्रु। देखो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है। देखो अब हम पढ़ेंगे जब मगध एम्पायर, ठीक है, तो मगध एम्पायर में क्या है, सबसे पहला राज्य या पहला जो फेमस, ठीक है, राजधानी है वो कौन सी है, राजगृह पहली है, ठीक है। दूसरी बनती है वैशाली, ठीक है। तीसरी बनती है पाटलिपुत्र, ठीक है। तो वहीं पे होती है लगातार प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगीति। देखो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में महाकाश्यप उसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु ने करवाई थी। पहली किसने कराई, अजातशत्रु ने। द्वितीय क्या है, वैशाली में हुई और सबकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक, ठीक है। द्वितीय किसने कराई, कालाशोक ने। और तृतीय क्या है, पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है, और मोगलीपुत्र तिस्स जो है इसके अध्यक्ष थे और अशोक ने करवाई, ठीक है। और चतुर्थ क्या है, देखो जो चौथी है वो कुंडलवल कश्मीर में हुई और बासुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क ने करवाई। यहाँ पे क्या है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था, थेरवाद और हीनयान और महायान। और हीनयानी खुद को थेरवाद कहते हैं, ठीक है, थेरवादी कहते हैं, ठीक है, ये बाद में बताएंगे यार। लेकिन बौद्ध धर्म भी, हाँ ठीक है, बौद्ध धर्म के संप्रदाय, ठीक है। अब देखो हीनयान क्या है और महायान और वज्रयान। देखो हीनयान क्या है कि ये वो लोग हैं, ठीक है, जो बौद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं, ठीक है, जो केवल बौद्ध की, जो उन्होंने बौद्ध ने बताया है उसी को बिल्कुल मानते हैं और वो उसी को बिल्कुल सीधे सीधे फॉलो करते हैं। देखो बौद्ध धर्म में क्या है कि मूर्ति पूजा को भाई नहीं माना गया था, ठीक है, लेकिन अभी हम क्या देखते हैं कि मूर्तियाँ भी बनती हैं बौद्ध धर्म में, ठीक है, देखो, ठीक है, बहुत सारी मूर्तियाँ भी पाई जाती हैं। तो हीनयान क्या है कि जो प्राचीन जो नियम थे, ठीक है, संघ के, उन्हीं को मानते हैं। और महायान क्या है, जो बदलाव ठीक है समाज के साथ बदले हैं और उनमें बाहरी जो धर्म है उनकी भी कुछ, ठीक है, हिंदू धर्म से पहुंची क्या है, मूर्ति पूजा, ठीक है। जो बाहरी धर्म के लोग जैसे हिंदू धर्म के कुछ लोग उसमें गए, ठीक है, और भी धर्म है वो लोग इसमें जब आए, ठीक है, तो वो लोग अपने साथ अपनी संस्कृति भी लेके आए, ठीक है। लेकिन हीनयान का क्या था कि ये कठोर था, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि भाई जो बोला गया बिल्कुल उसी को फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या है, बाहरी लोगों को, ठीक है, ये अच्छा नहीं लगेगा ना कि एकदम से दूर बाहर के लोग जा रहे हैं और खुद को एकदम परिवर्तन कर ले रहे हैं और बदल जा रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या है, एक महायान शाखा का जन्म हुआ। ये लोग क्या है थोड़ा, ठीक है, लचीले थे और बाहर से आने वाली जो संस्कृति और विचार थे उनको भी उन्होंने अपने में, ठीक है, जोड़ लिया, ठीक है। तो क्या है, महायान और हीनयान। और ये देखो कब हुआ था, कनिष्क के टाइम। और कनिष्क क्या है कि मध्य एशिया से जो लोग आए थे, ठीक, हिंदू यूनानी शासक थे, ठीक है, उनके, ठीक है, ठीक है, वहाँ उनसे संबंधित थे, ठीक है, उनकी खुद की एक संस्कृति थी, ठीक है।
उनकी खुद की एक संस्कृति थी, ठीक है। तो भाई अब यार जब कोई राजा है, ठीक है, अब वो यार अपनी पूरी संस्कृति एकदम छोड़ के नहीं, इसे नहीं अपना सकता था, तो उसने भाई साहब महायान जो, ठीक है, पंथ है, इसको बढ़ावा दिया था। किसने? कनिष्क ने, ठीक है। तो महायान क्या है कि ये लोग हैं जो क्या बोलते हैं, अब देखो यहाँ पे था, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हीनयान, महायान और वज्रयान। देखो इसे थेरवाद बोलते हैं ये खुद को, ठीक है। थेरवाद क्या है कि जो, अब देखो वो धर्म में एक जैसे अपने ब्राह्मण वो होते हैं बाबा लोग, ठीक है, सन्यासी होते हैं, ठीक है। सन्यासी क्या करते हैं भाई, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, फिर लोगों की, ठीक है, बांटते हैं उसे, ठीक है। उसी तरीके के थेरवाद में क्या है कि थेर होते हैं जो, ठीक है, ये बिल्कुल सन्यासी की तरह होते हैं, तो उसे बोलते हैं थेर, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, और समाज में क्या करते हैं कि बांटते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, और जन्म और मृत्यु के चक्र से, ठीक है, बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन महायान में क्या है कि जो थेरवाद बनता है, ठीक है, जो बंदा थेरवाद बनता है वो क्या है, मुक्ति नहीं लेता है भाई साहब, वो क्या है, ठीक है, मुक्ति प्राप्त नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, उसका यूज करता है कि लोगों की भलाई में और दूसरों को बदलने में और ज्ञान बांटने में, दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रयास करता है। कौन? महायान में। और हीनयान क्या है भाई साहब, इसमें क्या है, प्रयास तुम्हें खुद करना पड़ेगा, कोई भी मतलब क्या है बिचौलिया इसमें नहीं होता है, तुम खुद प्रयास करोगे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और रूल्स दिए रखे हैं ऊपर पहले ही, वो अष्टात्मिक मार्ग, ठीक है। महायान में क्या है कि भाई साहब थेरवाद है, इसमें क्या है, थेरवाद में, थेरवाद से अलग है, इसमें क्या है कि जो थेर हैं वो तुम्हारे लिए मोक्ष का काम करेंगे, बिल्कुल हिंदू धर्म में जैसे था सन्यासी तुम्हारे लिए कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही होने लगा। और देखो वज्रयान क्या है, ये क्या है, थोड़ा टोना टुटका वाली है, ठीक है, टोना टुटका वाली शाखा है वज्रयान, ठीक है। चलो ठीक है। बौद्ध धर्म, नास्तिक दर्शन, भाषा पाली, जाति व्यवस्था का विरोध किया, और राज्य के संरक्षण अशोक, कनिष्क और कालाशोक, ठीक है। अब देखो जैन धर्म का उद्भव, ये अत्यंत प्राचीन है, संस्थापक नहीं बल्कि तीर्थकर परंपरा चलती है। इसमें क्या है कि तीर्थकर होते हैं उनके, ठीक है, और टोटल कितने 24 तीर्थकर हुए हैं, ठीक है। प्रथम कौन है? ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ बोलते हैं, और 24वें हैं महावीर स्वामी, ठीक है, अंतिम और 24वें, और इन्हें वास्तविक स्वामी भी बोला जाता है। देखो इनका जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व में, कुंडनग्राम वैशाली बिहार में हुआ। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, ठीक है, और किरातक कुल से संबंधित थे, ठीक है। 30 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया, ठीक है। तपस्या और कैवल्य, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। इसके बाद ये क्या कहलाए? जिन, महावीर और तीर्थकर। निर्वाण और मोक्ष, देखो पावापुरी बिहार में, ठीक है, और बौद्ध को कहाँ पे? कुशीनगर में हुआ था, ठीक है, 72 वर्ष की आयु में, और 527 ईसा पूर्व में। देखो जैन धर्म की मूल शिक्षाएं, देखो इसमें क्या है, 5 महाव्रत है, ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, और ब्रह्मचर्य, ठीक है, और अपरिग्रह मतलब कि संपत्ति का अर्जन ना करना, यानी संपत्ति को, ठीक है, संग्रह ना करना, और उसका, ठीक है, उसे अपने पास, ठीक है, संरक्षित करके नहीं रखना संपत्ति को, ठीक है, संपत्ति का मालिक नहीं बनना, सीधे समझो, ठीक है। और ब्रह्मचर्य, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, सत्य और अहिंसा, ठीक है, और ब्रह्मचर्य का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। और देखो इसमें 3 रत्न क्या है, वहाँ पे क्या था? बौद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पे 3 रत्न क्या है? सामयिक दर्शन, सामयिक ज्ञान, सामयिक चरित्र, मतलब सही दर्शन, ठीक है, ठीक है, सही फिलॉसफी होनी चाहिए हमारी, सही ज्ञान होना चाहिए, और सही चरित्र होना चाहिए हमारा, और ठीक है, यही है मोक्ष का मार्ग भी, ठीक है। देखो बौद्ध धर्म आत्मा में नहीं मानता, ये आत्मा और परमात्मा दोनों मानते हैं, ठीक है। ये ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानते हैं, बल्कि, ठीक है, ईश्वर को क्या है? सृष्टिकर्ता नहीं मानते हैं, ठीक है। कर्म सिद्धांत को मानते हैं। अनेकांतवाद और स्यायवाद, ये इनके क्या है? 2 फिलॉसफी हैं किसकी? जैन धर्म की, अनेकांतवाद और स्यायवाद, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, अनेकांतवाद और स्यायवाद, ये भी आगे बताएंगे आपको।
अब देखो अनेकांतवाद क्या है कि जो सच्चाई है, ठीक है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, ठीक है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, ठीक है, वो क्या है कि सच्चाई जो है कि बहुत ज़्यादा मतलब कठिन और गुथी हुई है, ठीक है, हम उसे मतलब कभी भी पा नहीं सकते हैं, ठीक है, उसके बहुत सारे फेस हैं, ठीक है, उसके बहुत सारे चेहरे हैं सच्चाई के, कि हम क्या करेंगे सच्चाई ये जानेंगे तब तक तो हम देखेंगे कि और भी सच्चाई है, मतलब हम सच्चाई को कभी पा ही नहीं सकते हैं, उसके इतने ज़्यादा फेस हैं कि हम उसे कभी देख ही नहीं सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये क्या है अनेकांतवाद, ठीक है। देखो साधु साध्वी शावक और श्रविका, ठीक है, जैन संघ में, जैन संप्रदाय, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर ये वस्त्र नहीं पहनते हैं, और स्त्री ये क्या बोलते हैं कि भाई स्त्री को जो है वो नहीं हो सकती मोक्ष देने वाली, या ठीक है श्वेतांबर दिगंबर, ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि स्त्री क्या है तीर्थकर नहीं हो सकती है, ठीक है, दिगंबर में, ठीक है, और ये नंगन रहते हैं, ठीक है, कपड़े तक नहीं पहनते, और श्वेतांबर क्या है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और ये बोलते हैं कि स्त्री जो है वो दिगंबर हो सकती है, ठीक है, प्रवर्तक हो सकती है, ठीक है, महावीर वस्त्रधारी, ये लोग वस्त्र भी पहनते हैं, ठीक है, और दिगंबर के इनके जो है गुरु कौन थे, ठीक है, श्लूल भद्र, और इनके कौन थे श्वेतांबर के श्लूल भद्र थे, और इनके थे श्वेतांबर के श्लूल भद्र, और ठीक है देख के भी बाद में बताएंगे यार। ठीक है, दिगंबर के भद्र भाव थे, ठीक है, और श्वेतांबर के श्लूल भद्र थे, ठीक है। जैन ग्रंथ, जो जैन ग्रंथ को क्या बोलते हैं आगम, इनकी संख्या कितनी है 12, ठीक है, 12 आगम है, कल्प सूत्र और तत्वात्र सूत्र ये जैन ग्रंथ है। जैन संगीति दो हुई हैं, प्रथम क्या है पाटलिपुत्र में, दूसरी क्या है बल्लवी में हुई है, ये 612 ईसा पूर्व के ईस्वी में हुई है, शायद ईस्वी में, ठीक है, बल्लवी में गुजरात में, ठीक है। भाषा क्या है प्राकृत और मागधी, ठीक है, वहाँ पे क्या थी पाली, ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या थी पाली, यहाँ पे प्राकृत। जैन धर्म क्या है आस्तिक दर्शन है, ठीक है, अहिंसा परम धर्म है, कर्म बंधन से मुक्ति को ही मोक्ष बोलते हैं, सबसे कठोर संन्यास परंपरा, और व्यापारियों का संरक्षण मिला इसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या है देखो व्यापारी का संरक्षण क्यों मिला, क्योंकि देखो ये लोग क्या बोलते हैं अहिंसा, और ये कृषि को भी ठीक है क्या बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए भाई, क्योंकि इसमें क्या है जब हम जुताई करते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु मरते हैं, तो ये अहिंसा का पालन बहुत ही कठोर तरीके से करते हैं, और व्यापारी लोग क्या है भाई साहब उनको कृषि करनी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा व्यापारियों में ये प्रिय हुई, ठीक है। अब पढ़ते हैं महाजनपद काल, इनका टाइम पीरियड क्या है 600 से 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि उत्तर भारत में बहुत बड़े बड़े राज्य बने, ठीक है, और ये क्या हुए 16 महाजनपद बड़े बड़े हम देख सकते इस टाइम में बने, ठीक है, 16 महाजनपद, ठीक है। स्रोत क्या है अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में इनका वर्णन दिया गया है, ठीक है। ये मानचित्र देखो देखो कम्बोज, ठीक है, सबसे उत्तरी क्या है कम्बोज, ठीक है, ये कुरु इंद्रप्रस्थ की कैपिटल थी, ठीक है, गंधार तक्षशिला, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है, सूरसेन मथुरा, ठीक है, मत्स्य विराटनगर, ये रहा, अस्मक सबसे दक्षिणी था, ठीक है, जिसकी राजधानी थी पोटनी या पोतन, ठीक है, ये वाला अवंती, ये देखो, ठीक है, उज्जैन या महिष्मती इसकी कैपिटल थी, चेंदी, ठीक है, बुंदेलखंड या यूपी में पड़ता है, बश कौशाम्बी इलाहाबाद में, मगध, ठीक है, इसकी कैपिटल राजगृह थी, अंग की चंपा थी, ये सबसे देखो ये वाला सबसे पूर्वी है ये अंग, ठीक है, चंपा, बज्जी की वैशाली, ये क्या है ये संघ हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलके संघ बनाते थे, ठीक है, और शासन करते थे, ठीक है, कौशल श्रावस्ती ये देख लेना नीचे, ठीक है, ये 16 महाजनपद दिए हुए हैं। राजनीतिक व्यवस्था,
देखो यहाँ पे क्या है, राजतंत्र, ठीक, राजतंत्र था। अधिकांश महाजनपद में राजा शक्तिशाली होता था और कर व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर थी और स्थायी सेना थी। ठीक है, गढ़ और संघ जो है, बज्जी और मल्ल सभा द्वारा शासन होता था और लोकतांत्रिक तत्व, ठीक है, दिखाई देता है इसमें। यहीं से क्या थे कि बौद्ध जो थे हमारे, वो यहीं से थे। ठीक है, संघ से। ठीक है, मगध का उत्कर्ष। देखो कार्ड क्या था इसका कि मगध जो था इन सब में जो जिसकी कैपिटल थी राजगीर है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया। हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका कार्ड क्या था, लोहे की उपलब्धता। झारखंड में आज भी देखा लोहा पाया जाता है, तो वहाँ पे क्या है, राज्य के, ठीक है, दक्षिण में, ठीक है, लोहे की व्यापक उपलब्धता थी, जिससे क्या है भाई साहब, अच्छे हथियार बनाए गए। ठीक है, और कृषि के लिए हल बनाए गए। ठीक है, हथियार बनाए गए, हल बनाए गए और बहुत सारे औजार भी बनाए गए। उपजाऊ गंगा की घाटी थी। ठीक है, हाथी, ठीक है, मिल जाते थे। कहाँ थे वो हाथी, सेना में, सेना के लिए असम का जो क्षेत्र था वहाँ से हाथी मिल जाते थे। ठीक है, और नदी द्वारा व्यापार होता था, क्योंकि वहाँ पे नदी का बहुत ही गंगा, ठीक है, यमुना और सोन का बहुत ही अच्छा संगम था राजगीर के पास। ठीक, तो वहाँ पे क्या था कि एक बहुत ही बढ़िया परिवहन मार्ग का काम करते थे ये नदियाँ। ठीक है, और शक्तिशाली शासक हुए उसमें बहुत सारे। देखो मगध के प्रमुख शासक, बिम्बिसार, हर्यक वंश, अजातशत्रु, शिशुनाग और नंदवंश। ठीक है, नंदवंश की स्थापना किसने की थी, महापद नंद ने। अब देखो, और अंतिम शासक कौन था नंदवंश का, घनानंद। ठीक है, अब प्रशासन। कर, भाग, कर को क्या बोलते थे, भाग या बली बोलते थे। स्थायी सेना, जासूस व्यवस्था भी उपलब्ध थी उस, ठीक है, उस टाइम। ठीक है, उसको बोलते थे जो संचारा। ठीक है, जो घूम घूम कर, ठीक, देखते थे, जासूसी व्यवस्था करते थे, उसको संचारा बोलते थे। राजधानी राजगीर है, उसके बाद पाटलिपुत्र। देखो आर्थिक जीवन, कृषि का विस्तार हुआ बहुत ज़्यादा। ठीक है, व्यापार मार्ग, हाथ सिक्के, मतलब क्या है इनको कि सिक्कों को कैसे बनाते थे, इसे, ठीक है, ये सिक्का है भाई, कैसे बनाते हैं, आज सिक्के क्या है, पंच मार्क कॉइन्स क्या होते हैं कि इनको कैसे बनाते थे, ये क्या है इनका सिक्के, ठीक है, सिक्का बनाने का क्या होता है, उसे बोलते हैं सांचा। ठीक है, सांचा। ठीक है, उसी सांचे, ठीक है, अब एक मोहर टाइप की है। ठीक है, उसी को क्या है, दबाव एकदम पंच, जैसे नहीं पंच मशीन काम करती है, तो उसी प्रकार से सिक्के बनाए जाते थे। ठीक है, शिल्प और शिल्पकार जो उनके संघ बनाए गए थे बहुत सारे, कि मतलब क्या है, जो शिल्पकार थे उन्होंने अपने संघ बना लिए थे कि भाई कच्चा माल मिलता रहे, ठीक है, बाजार से बेचना कैसे है, परिवहन के लिए, इन सभी कार्य के लिए संघ बनाए गए थे। देखो शहरीकरण, अब क्या है, देखो पहले, देखो इंडिया में पहली बार शहरीकरण कब हुआ, हड़प्पा सभ्यता के टाइम। ठीक है, उसके बाद में कोई भी शहरीकरण नहीं पाया गया। बीच में कब पाया गया, जब 16 महाजनपद का टाइम आया, तब नगरों का विकास हुआ, बाजार, सड़कें, कारीगर, बस्तियां बनी। ठीक है, धार्मिक परिदृश्य क्या है, वैदिक कर्म कांडों से असंतोष। ये ऐसा क्यों लिखा है, देखो क्योंकि बौद्ध धर्म की तरफ और जैन धर्म के लोग इधर उधर बढ़ने लगे, क्योंकि यार ये इतना कठोर हो गया कि लोग, ठीक है, कि लोग इधर उधर भागने लगे और श्रमण परंपरा जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म उभरे। ठीक है, अहिंसा और सरलता की तरफ लोग भागे। सामाजिक परिवर्तन, वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर हो गई इस टाइम। वैश्य वर्ग सशक्त हुआ, क्योंकि भाई पैसे आए, क्योंकि क्या है इकोनॉमी में अब क्या है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगी इस टाइम में। तो और इंडस्ट्रियल काम कौन कर रहा था, ओनली ओन वैश्य वर्ग। तो भाई वैश्य वर्ग शक्तिशाली बनने लगा। शूद्रों की स्थिति और भी कमज़ोर हो गई इस टाइम। ठीक है, देखो शूद्रों से इस टाइम क्या है कि दास जैसा व्यवहार होने लगा था। ठीक है, दास जैसा व्यवहार होने लगा। ठीक है, नगर आधारित समाज, अभी यहाँ पे शूद्रों से कृषि का कार्य नहीं कराया जा रहा था। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे शूद्रों से कृषि काम नहीं कराया जा रहा था। ये कम कराया जाएगा जब गुप्त काल आएगा। ठीक है, गुप्त काल के बाद से हम क्या देखेंगे कि शूद्र जो है कृषि कार्य में काम करने लगेंगे। ठीक है, शूद्र। ठीक है, युद्ध एवं तकनीकी, देखो लोहे के हथियार, किलेबंदी, अब पढ़ते हैं मौर्य काल।
देखो मौर्य साम्राज्य का उदय, संस्थापक कौन थे इनके? चंद्रगुप्त मौर्य। समय क्या है? 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, और मार्गदर्शक किसने किया था? चाणक्य और कौटिल्य ने। समझ रहे हो? ये नंद वंश का अंत किया था घनानंद को, ठीक है, खत्म करके। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते। देखो राजधानी कहाँ पे थी इनकी? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेशस से संधि की और उनकी बेटी से उन्होंने विवाह भी किया था। ठीक है, मेगास्थनीज इनका जो है दरबारी था। ठीक है, वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया, उसने पुस्तक लिखी इंडिका। देखो उनके बेटे हुए बिंदुसार, जिन्हें बोलते हैं अमित्र घात। दक्षिण भारत तक विस्तार किया इन्होंने अपने शासन का। यूनानी संपर्क जारी रहा। अशोक महान, देखो 268 से 232 ईसा पूर्व में इनका कार्यकाल रहता है। और कलिंग वॉर कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। कहाँ पे? उड़ीसा में। और उसी के बाद से इन्होंने क्या किया? धम्म नीति को। युद्ध नीति मतलब क्या है? युद्ध नीति मतलब कि दूसरों को युद्ध से जीतना। उसके बाद उन्होंने क्या किया? कलिंग युद्ध में जब उन्होंने इतना ज़्यादा मार काट देगा तो उन्होंने धम्म नीति को अपनाया। मतलब क्या है? कि लोगों को धर्म से जीतना, ना कि युद्ध से जीतना। ठीक है, और बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और उपगुप्त नामक जो, ठीक है, बौद्ध थे, उनसे इन्होंने शिक्षा ली थी। ठीक है, कौन से, किन से ली थी? उपगुप्त से। ठीक है, अब ये देख लेना इनके प्रमुख शिलालेख है। ठीक है, मानसेरा, शाहबाजगढ़ी और तक्षशिला और कंधार, ये देख रहे हो? ठीक है, और कलसी, शिशुपालगढ़, जोहड़, कलिंग, ये उड़ीसा में पड़ते हैं तीनों। ठीक है, ये रोमेनदेई। ठीक है, ये देख लेना, ये जरूरी है। ठीक है, अब देखो इसमें केंद्रीय का शासन था। ठीक है, ग्रंथ क्या है? अर्थशास्त्र में बताया गया है कौटिल्य की कि कैसा शासन था। ठीक, कैसे क्या होता था सब, किसके बारे? एक मेगास्थनीज की इंडिका और अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य की, इस दोनों में बताया गया कि कैसा शासन था, कैसे चलता था। कर और जासूस और स्थायी सेना, ठीक है, इस टाइम होती थी। अब देखो सबसे ऊपर होता किंग। ठीक है, यार इसका हिंदी में मैंने, ठीक है, सबसे ऊपर है किंग। ठीक है, ठीक है, सेंटर में क्या है? फिर है कुमार और आर्यपुत्र। इनको क्या है कि क्षेत्रों में, ठीक है, राज्यपाल बना के भेजा जाता था। जैसे अशोक भी उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है, फिर क्या है? आहार, इसको डिस्ट्रिक्ट को आहार बोलते थे। ठीक है, और ग्रामनी जो है, जो गांव का प्रमुख होता था उसे ग्रामनी बोलते थे। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें देख लेना। अब देखो मौर्य कला। मौर्य में क्या है? मौर्य काल में पालिस, जो देखो ये देख रहे हो, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है, ठीक है, पालिस, स्तंभ, गुफाएं, ये देखो बराबर की गुफाएं बिहार में। ठीक है, जहानाबाद में, बिहार में पड़ती हैं बराबर की गुफाएं। ठीक है, बराबर की गुफाएं ये दशरथ ने बनवाई थी। ठीक है, आजीविक संप्रदाय के लिए। मौर्य साम्राज्य का पतन। देखो उत्तराधिकारी क्या हुआ? कमज़ोर हुए। क्योंकि क्या है कि अशोक ने जब धम्म नीति अपनाई, ठीक है, तो उसकी बात क्या है कि भाई वो धर्म से दूसरों को जीतने का प्रयास करते थे। लेकिन लोगों ने क्या है, उनके आसपास ये ठीक है, उनकी टेरिटरी के आसपास लोगों ने अतिक्रमण चालू कर दिया धीरे धीरे। ठीक है, ये जो है लोगों ने अपने सिर उठाने शुरू कर दिए और मौर्य साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया, क्योंकि भाई उनके संसाधन कम होते चले गए। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। हत्या किसने की थी भाई? पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, एक मिनट पानी पी लेते हैं। देखो अब क्या है कि मौर्य काल के बाद क्या आता है? शुंग वंश। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, राजधानी पाटलिपुत्र, वैदिक पुनरुत्थान। इसका मतलब क्या है कि अब जो
मगध साम्राज्य था, ठीक है। ठीक है, अशोक ने क्या किया था कि बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। उसके बाद से साम्राज्य में बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, ठीक है। लेकिन अब भाई जनता क्या थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इससे नाराज़ थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो भाई हिंदू थे, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया है कि भाई इसका विरोध किया, ठीक है। और इसीलिए पुष्यमित्र शुंग ने, जो एक ब्राह्मण था, उसने, ठीक है, बृहद्रथ का वध कर दिया। और उसने क्या किया, वैदिक, ठीक है, व्यवस्था को स्थापित किया। देखो पहले भी थी, लेकिन फिर से क्या है कि हिंदू धर्म जो है किसमें पावर में आया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि भरूच और सांची का स्तूप है, ये कौन से टाइम बनाए गए थे पता है? ये इसी के टाइम बने थे, शुंग वंश के टाइम। जबकि क्या है कि यहाँ पे है कि बोला जाता है कि बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, ठीक है, अत्याचार किया गया, और फिर भी जो है भरूच स्तूप जो है, ठीक है, और सांची का स्तूप, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ये कब बने हैं, ठीक है, शुंग टाइम पीरियड में बने हैं ये, ठीक है। उसके बाद आता है कण्व वंश, ठीक है, इसकी स्थापना की थी वासुदेव ने, और बहुत ही छोटे टाइम के लिए आया था, शुंगों के बाद, ठीक है, शुंगों के बाद। फिर सातवाहन, अब देखो टाइम पीरियड देखो इसका, देखो 185 ईस्वी में क्या ये शुंग, ठीक है। फिर कण्व हैं। अब देखो, अब 100 ईसा पूर्व से, ठीक है, 200 शताब्दी यानी 200 ईस्वी के ईस्वी तक क्या है कि सातवाहन, अब इंडिया में ये वाला रीजन जो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, सातवाहन का पीरियड है। यहाँ पे है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक, देखो। अब ये यहाँ पे क्या थे अभी, ठीक है, मगध एम्पायर था, ठीक है। मगध के बाद क्या आया, शुंग आए, ठीक है, फिर कण्व आए। अब ये एक 100 ईस्वी ईसा पूर्व से 200 शताब्दी में, ठीक है, 200 ईस्वी में, ठीक है, ये 300 वर्ष का टाइम पीरियड है। यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है, कुषाण, ठीक है, यवन, हिंद यवन शासक जो है कहाँ पे आए, ठीक है, उत्तर भारत में मगध, ठीक है, मतलब शुंग और कण्व के स्थान पे, ठीक है। कण्व के स्थान पे कौन आया, ठीक है, हिंद यूनानी शासक, ठीक है, इनको बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ उसी टाइम पे यहाँ पे कौन से आए हैं, सातवाहन, ठीक है। ये कहाँ पे, कौन, मध्य भारत में सातवाहन, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो स्थापना किसने की थी, सिमुक ने, ठीक है। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने, ठीक है। दक्कन में, महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्रा के क्षेत्र में थे, ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी, शक एवं पल्लवों को पराजित किया इन्होंने, ठीक है। शक, ये वाले देखो, ये शक, ठीक है, यवन ये यहाँ पे, ठीक है, और पल्लव इधर पढ़ते हैं, ठीक है। इनको पराजित किया, ब्राह्मण धर्म का संरक्षण किया, मात्र नाम परंपरा, ये क्या है कि ये मात्रात्मक, ठीक है, मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है। ऐसा माना जाता है इसमें कि पुरुष प्रधान नहीं बल्कि मात्र प्रधान था, ठीक है। ये अपनी मम्मी जी का नाम जो है, जैसे जो पीछे का नाम होता है, ठीक है, निकनेम, वो किसका लेते हैं, अपनी मम्मी का, ठीक है। प्रशासन क्या है, ये गोत्र व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। प्रशासन में क्या है, राजतंत्र, अमात्य और महामात्र जो है ये प्रमुख अधिकारी होते थे। ग्राम प्रशासन मजबूत हुआ है, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिला। रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था इनका। और शीशे के सिक्के किसने जारी किए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। शीशे के सिक्के किसने जारी किए, सातवाहन शासकों ने। देखो कला और धर्म, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया इन्होंने। अमरावती स्तूप, ठीक है। अब देखो सांची और भरूच का किसके टाइम बना है, शुंगों के काल में, ठीक है। लेकिन अमरावती का स्तूप जो है वो कब बना है, सातवाहन टाइम पीरियड में। नासिक और कार्ले की गुफाएं जो हैं वो कब बनी हुई हैं, ठीक है, सातवाहन टाइम पीरियड में। अब देखो ये क्या है, अब यहाँ पे है भाई, क्यों, देखो यहाँ पे मगध एम्पायर, ठीक है, खत्म हुआ। उसके बाद शुंग आए, शुंग के बाद कण्व आए, ठीक। उनकी बाद क्या हुआ, यहाँ पे तो भाई सातवाहन थे, ठीक है। लेकिन इस टाइम जो यहाँ पे शक्ति खाली पड़ी हुई थी, यहाँ पे जो है यवन, हिंद यवन जो है शासक जो है उनका आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं, हिंद यवन क्या है, ये जो है मध्य एशिया जो है, ठीक है, यहाँ से जो शासक आए, ठीक है, उनको बोलते थे हिंद यवन शासक, ठीक है।
ठीक है। उत्तर पश्चिम भाग में जो कमज़ोर क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पे जो छोटे छोटे राज्य थे उनको, ठीक है, हटा के अब क्या हुआ, ठीक है, हिंद एवं जो है इंडो ग्रीक शासकों ने प्रवेश किया। ठीक है, क्योंकि भाई कोई भी शक्तिशाली शासक यहाँ पे था नहीं अब। ठीक है, तो इनको मिला मौका और ये अंदर बढ़ते चले आए। ठीक है, देखो अब इसे बोलते हैं यवन राज्य। ठीक है, भारत में प्रवेश उत्तर पश्चिम से, समय लगभग 200 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। अब देखो यवनों की भी बहुत सारी शाखाएं आई। ठीक है, बहुत सारे जो है राजवंश आए हैं। उनमें पहला क्या है, देखो देखो पहला यवंश आक्रमण किसने किया, डेमेट्रियस ने। ठीक है, कंधार पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत में। राजधानी क्या है, तक्षशिला और साकल, जिसे सियालकोट बोलते हैं, उसको बनाया उसने। ठीक है, पहला आक्रमण किसने किया, डेमेट्रियस ने। ठीक है, ये सफल आक्रमण था। ठीक है, पहला डेमेट्रियस का। मिनांडर या मिलिंद, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भारतीय नाम क्या है, मिलिंड। ठीक है, राजधानी क्या थी इसकी, साकल। ठीक है, पंजाब में, आजकल पाकिस्तान में पड़ता है। बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। ठीक है, और नागसेन से ही जो मिलिंद पन्नो क्या है कि जो मिलिंद है, ठीक है, और नागसेन, इनके बीच में संवाद हुआ। ठीक है, और उसी संवाद को बोलते हैं मिलिंद पन्नो। और उसके बाद उसने क्या है, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, ठीक है, अब बढ़ते हैं उनकी विशेष। राजा जो है सर्वोच्च होता था। यूनानी और भारतीय परंपरा का मिश्रण था ये। स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की और सीमित क्षेत्रीय नियंत्रण। अब देखो जहाँ पे इनका, ठीक है, सेंट्रल कैपिटल होती थी, ठीक है, वहाँ पे नियंत्रण उनका बहुत ज़्यादा अच्छा और कठोर होता था। ठीक है, और व्यापक होता था। लेकिन जैसे ही दूर जाते थे, ठीक है, तो वहाँ पे भाई सीमित नियंत्रण ही होता था। यवन सिक्के, देखो भारत में पहली बार चित्रगुप्त सिक्के किसने स्टार्ट किए, तो वो यवन ने किए। ठीक है, द्विभाषी लेख थे। एक तरफ क्या यूनानी थी, दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि थी। इसी को जेम्स प्रिस्प ने 1932 में शायद पढ़ा था इसको। ठीक है, नहीं 1832 के आसपास पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिस्प ने। धर्म और संस्कृति, देखो जो यवन लोग थे, ठीक है, वो लोग आए, कुछ उनकी अपनी संस्कृति थी। ठीक है, लेकिन वो आके भारत में अपने धर्म को उन्होंने ना, ठीक है, नहीं थोपा, बल्कि वहाँ की संस्कृति और धर्म में ही घुल मिल गए। ठीक है, तो धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है, बौद्ध धर्म को संरक्षण, गंधार गंधार कला का देखो विकास। ये क्या है, देखो गंधार कला क्या है कि यहाँ की जो स्थानीय कला थी, ठीक है, और जो यूनानी कला थी, आर्ट थी, उनके मिश्रण से या उनके आपस में, ठीक है, लेन देन से एक नई कला जन्मी, उसे बोलते हैं गांधार कला। ठीक है, इसी में क्या है, पहली बार बुद्ध की मानव मानव कृति यानी कि ये मूर्तियाँ बनाई गई। ठीक है, ह्यूमन फेस वाली। ठीक है, बुद्ध की मूर्तियाँ। घुंघराले बाल जो हैं, देखो घुंघराले बाल जो हैं, ये यूनानी परंपरा का, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि यूनानी आर्ट और कल्चर का पार्ट था ये। ठीक है, वहाँ की आर्ट का पार्ट था ये। ठीक है, वहाँ की जो आर्ट थी उसका पार्ट था। और वही हम देखते हैं कि जब गंधारी, ठीक है, गंधारी जो मूर्तियाँ हैं बौद्ध की, उसमें क्या हम देखते हैं कि उनके जो घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। ठीक है, इसे ही बोलते हैं हेलेनिस्टिक कला भी बोलते हैं इसी को, गांधारी कला को। यवन राज्य का पतन, देखो यवन राज्य का पतन क्या कैसे हुआ, आपसी संघर्ष, क्योंकि दो शक, कुषाण और यवन और पल्लव, ये 4 शाखाएं आई थी। ठीक है, तो ये आपस में ही लड़ते थे। ठीक है, और क्षेत्र सीमित था, देखो यहाँ पे, ठीक है, इधर क्या है, सातवाहन थे, इधर बढ़ने नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से क्या था कि आपस में ही इनकी, ठीक है, लड़ाई होती थी। और कुषाणों का, ठीक है, उधर अब देखो इधर पढ़ते हैं शक। ठीक है, अब एवन के बाद कौन आए हैं, शक। ठीक है, ठीक है, मध्य एशिया से भारत आए, भारत में छत्र प्रणाली लाई। ठीक है, छत्र प्रणाली क्या है कि भाई एक प्रमुख शासक है। ठीक है, और उसने अपने जो है कि इस बंदे को चुना। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये
ठीक है, और इधर चुना। ठीक है, इसी प्रकार के सामंत व्यवस्था बोलते हैं इसको, कि सामंत व्यवस्था जो है कौन लेके आया, शक लेके आया। ठीक है, प्रमुख शासक कौन था, रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ अभिलेख किसका है, ठीक है, रुद्रदामन का है। सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। ठीक है, और प्रशासन क्या है, माँ छत्रप। ठीक है, ये अधिकारी और प्रांतीय शासन मजबूत हुआ। योगदान क्या है, शक सम्मत जो है वो 78 ईस्वी में किसने शुरुआत की थी इसकी, कनिष्क ने। ठीक है, और सिक्कों पर शासक की आकृति बनाने लगे ये लोग। देखो अब शक के बाद कौन आया, सबसे पहले एवन आए। ठीक है, फिर शक आए, उसके बाद में आते हैं, ठीक है, पल्लव, फिर आते हैं कुषाण। ठीक है, फिर कौन आए, पल्लव। अब देखो 1 से 2 शताब्दी में पार्थियन वंश। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, गोंडोफ्रेस। ठीक है, ये नाम याद रखना, गोंडोफ्रेस जो है ये पल्लव वंश से संबंधित है, बस इतना ज़्यादा जरूरी है। प्रशासन ये इतना जरूरी नहीं है इनका। अब देखो कुषाण वंश, उसके बाद क्या कौन आया लास्ट में, कुषाण। अब कुषाण में क्या है कि मध्य एशिया की यूची जाति से संबंधित थे। ठीक है, और महान शासक जो है कनिष्क जो है वो इसी वंश से था, किससे, कुषाण वंश से। राजधानी क्या थी उनकी, फिरोजपुर और पेशावर। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में उन्हीं ने करवाई थी। महायान धर्म को संरक्षण, ठीक है, महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। बुद्ध की पहली मानव मूर्ति इन्हीं के टाइम बनी हुई थी। ठीक है, गंधार कला यूनानी प्रभाव और मथुरा कला भारतीय शैली। ठीक है, ये गंधार शैली हमने आपको बताई, और मथुरा शैली क्या है, ये मूर्ति की मथुरा शैली जो है मथुरा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। और कनिष्क जो है इनकी दूसरी कैपिटल जो है मथुरा को ही बोला जाता है। ठीक है, देखो बौद्ध धर्म और हिंदू देवताओं का संरक्षण प्रदान किया। गंधार कला पर प्रभाव, शासक की मूर्ति और यूनानी शैली का मिश्रण। जो क्या है कि हम देखते हैं कि मथुरा में कनिष्क की एक मूर्ति पाई गई थी, ठीक है, बिना सिर वाली मूर्ति। ठीक है, और ये लोग क्या है कि भगवान से जो है संबंध बताते थे। कुषाण लोग हैं क्या है, वैधता प्रदान करने के लिए कि भाई हम वैध शासक हैं, तो भाई क्या करते थे कि हम भगवान के वंशज हैं या उनसे संबंधित हैं। ठीक है, हम उनके, वो हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, इस तरीके से संबंध स्थापित करते थे। सिक्के क्या हैं, राजा की छवि, यूनानी और खरोष्टी लिपि। ठीक है, देवताओं की आकृतियां भी बनाते थे एक साइड। ठीक है, अब देखो इसी टाइम देखो उत्तर भारत में ये सब चल रहा था, तो दक्षिण भारत में क्या है, संगम युग। ठीक है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। देखो इसमें क्या है कि दक्षिण भारत का प्राचीन साहित्य और सांस्कृतिक काल है संगम साहित्य। ठीक है, उसी से पता संगम युग, और इसे पता कैसे चलता है ये सब, संगम साहित्य से। और संगम साहित्य का जो है ये नाम कहाँ से पड़ा है, संगम, ये तमिल में कवियों की जो सभा होती थी उसको बोलते थे संगम। उसी में क्या है कि लिखा जाता था पूरा इतिहास और उनके गीत। ठीक है, ठीक है, उसी को बोलते हैं संगम साहित्य। ठीक है, और उस काल को क्या बोलते हैं, संगम युग। ठीक है, देखो 3 मुख्य संगम, ठीक है, हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, वैसे ही 3 संगम हुए थे वहाँ पे। अब देखो प्रमुख साम्राज्य कौन कौन से थे, इसमें क्या है, त्रिमूर्ति बोलते हैं इनको, चोल, पांडे और चेर। देखो चोल कहाँ पे, ये चोलास, ये हैं चोल। और चेल कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं केरला में, और ये होते हैं ये पांड्यास। ठीक है, ठीक है, चोल तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आते हैं, और चेर केरला वाले में, और पांड्यास ये। ठीक है, तमिलनाडु बिल्कुल नीचे है, दक्षिण भारत के बिल्कुल छोर पे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो चोल ये है। ठीक है, चोल की कैपिटल क्या थी, उरैयूर और तंजौर। इनकी कैपिटल क्या थी, तंजौर। ठीक है, यहाँ पे थी तंजौर। और पांडे इनकी राजधानी थी मदुरई। ठीक है, ये पांडे इनकी कैपिटल थी मदुरई ये। ठीक है, और चेर जो है इनकी राजधानी थी बंची और करोर। ठीक है, ये चेर है, इनकी थी बंची, ठीक है, ये और करोर। देखो केरला क्या है, आज भी यहाँ पे मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर पूछा जाए कि मसाले, तो चेरा। ठीक है, चेर वंश।
देखो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, जाति प्रणाली हल्की और लचीली थी। देखो साउथ इंडिया में क्या है, जाति व्यवस्था जो है हल्की और लचीली थी उस टाइम पे। कृषक, व्यापारी और कारीगर प्रमुख वर्ग थे। स्त्रियों का सम्मान, संपत्ति में अधिकार उनको दिया जाता था। ठीक है, संपत्ति में अधिकार। ठीक है। अर्थव्यवस्था, देखो अर्थव्यवस्था में क्या है, कृषि, धान, जौ, तिल उपजाया जाता और मसाला। केरला और ठीक है मालाबार में क्या है कि मसाला का व्यापार होता था। और यही इसी को एवन प्रिय बोलते हैं, इसको किसको, अरे बोल एवन प्रिय। ठीक है, हाँ एवन प्रिय किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं मसालों को। ठीक है, क्योंकि ठीक है एवन यानी कि जो यूनान के लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे, मसाले को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और समुद्र से व्यापार होता था। ठीक है, चेर साम्राज्य, चोल साम्राज्य के साथ में समुद्र से व्यापार होता था। इसी बोलते हैं इनको एवन प्रिय, ठीक है, काली मिर्च। ठीक है, और जो खड़े मसाले होते हैं उनको। ठीक है, और उसी से क्या है भाई साहब, प्राचीन सिक्के जो हैं, ठीक है, रोमन सिक्के पाए जाते हैं वहाँ पे। कहाँ पे, चेरा, चोला और पांड्यास के पास में। ठीक है, और इसीलिए वो बहुत शक्तिशाली होते गए लगातार। ठीक है, और वहाँ पे जीवन एकदम बहुत ही उच्च लेवल का था। ठीक है, मतलब संसाधन से भरा हुआ जीवन था वहाँ पे। ठीक है, तो देखो साहित्य क्या है, देखो मुख्य साहित्य क्या है, शिल्पाधिकारम। ठीक है, एंगुकुरु की जो है शिल्पाधिकारम पुस्तक। ठीक है, साहित्य में प्रसिद्ध काव्य है तिरुकुरल का, तिरुवल्लुवर का। ठीक है, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल, ये देख लेना यार, ये कुछ पुस्तकें हैं वहाँ की। कला और संस्कृति, देखो संगीत, नृत्य और गायन की व्यवस्था आर्ट कल्चर में पढ़ोगे यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, मूर्तिकला और बर्तन बहुत ही सीधे और अच्छे बनाए जाते थे वहाँ पे। और गहनों का प्रयोग, ठीक है, व्यापक होता था वहाँ पे। मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था। देखो यहाँ से क्या है, मंदिर का निर्माण जो है प्रारंभ हो चुका था, बल्कि और नॉर्थ इंडिया में भी। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में गुप्ता टाइम में मंदिर के साक्ष्य मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मंदिर के निर्माण के साक्ष्य मिलने लगे थे। ठीक है, उसी टाइम से। और बहुदेववाद, देखो साउथ इंडिया में बहुदेव का वाद का मतलब क्या होता है कि टेम्पल में क्या है कि एक मुख्य देवता आते, ठीक है, उनके साथ में भाई सहायक देवता भी होते थे। ठीक है, उनकी सेवा के लिए। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं बहुदेववाद। ठीक है, मुख्य देवता क्या है, मुरुगन, शिव और विष्णु की आराधना की जाती थी। आत्मा और पुण्य का महत्व था। देखो सैनिक वर्ग क्या है, कुल या सेनानी बोलते थे उनको। युद्धों का उद्देश्य क्या था, सत्ता और भूमि और व्यापार मार्ग पर कब्जा करना। सैन्य कला क्या है, घुड़सवारी, हाथी और पैदल सेना। ठीक है, घोड़े कहाँ से आते थे, घोड़े जो है मध्य एशिया से, ठीक है, समुद्री मार्ग के द्वारा आते थे। महत्वपूर्ण स्थल और बंदरगाह, कावेरी पट्टनम। ठीक है, मैप नहीं है क्या, देखो कावेरी पट्टनम, ठीक है, जिसको पहाड़ पोर्ट बोलते हैं। और मुजीरी, ठीक है, समुद्री व्यापार का केंद्र थे। रोम और यूनानी व्यापार, यही व्यापारी आया करते थे। ठीक है, मुजीरी और कावेरी पट्टनम किसका था, चोल साम्राज्य का। ठीक है, मुजीरी जो है चेर। ठीक है, ठीक है, चोल, पांडे, चेरा। ठीक है, इनको बोलते हैं त्रिमूर्ति। अब देखो, अब उत्तर भारत में हमने क्या पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था, उत्तर भारत में एवन साम्राज्य। ठीक है, एवन पढ़ा था। और मध्य भारत में सातवाहन थे उसी टाइम। ठीक है, ठीक है, सातवाहन और एवन। अब एवन जब कमज़ोर हुए, ठीक है, तो इनकी जगह पे कौन आया, इनकी जगह पे आए गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। उसके बाद में बड़ा साम्राज्य कौन सा है उत्तर भारत में, ये गुप्ता से यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहे हो, ये गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, ठीक है, इधर क्या है, यहाँ पे गुप्ता सा है, यहाँ पे कौन आएगा, बाकाटक। ठीक है, ठीक है, सातवाहन की जगह पे कौन आया, बाकाटक। ठीक है,
ये बहुत ज़रूरी है ये समझना, ठीक है, कि कौन कहाँ पे आया। अब देखो ये टाइम चल रहा है कौन सा, 320 से 550 ईस्वी का, उत्तर भारत में। अब देखो इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। राजधानी पटना पाटलिपुत्र के आसपास, ठीक है। भारत का स्वर्ण युग बोलते हैं इसको, गोल्डन एज बोलते हैं किसको, गुप्त टाइम को, ठीक है। और देखो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक तो श्रीगुप्त थे, कौन थे, अरे यार श्रीगुप्त, ठीक है। लेकिन प्रमुख संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। अब देखो प्रथम शासक कौन हुआ, ठीक है, प्रथम प्रमुख शासक कौन हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। पत्नी का नाम था कुमारी कौटिल्य। राजा का सम्मान महाराजा अधिराज की उपाधि किसने ली, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आए, समुद्रगुप्त, ठीक है। गंगा यमुना घाटी का नियंत्रण, इन्हें भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है इनको, ठीक है। क्या बोला जाता है इनको, भारत का नेपोलियन, ठीक है, समुद्रगुप्त को। इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने भाई अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण इंडिया में, ठीक है, बिल्कुल चेर और पांड्या के बिल्कुल सीमा तक कर दिया था, ठीक है। संगीत और साहित्य के संरक्षक थे, कि बीड़ा बजाती हुई जो है मूर्ति किसकी मिलती है, तो समुद्रगुप्त की। प्रयाग प्रसिद्धि जो है, ठीक है, किसके लिए लिखी गई थी, समुद्रगुप्त के लिए। और लिखी किसने है, किसने लिखी है प्रयाग प्रसिद्धि, बोलो, ठीक है, ठीक है, हरिश्चंद्र ने लिखी है प्रयाग प्रसिद्धि, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं इनको। देखो इनके पुत्र हुए कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य, ठीक है। ये बहुत महान शासक हुए, बल्लभ और व्यापारिक, ठीक है, इन्होंने अपना विस्तार किया, ठीक है। कला स्थापत्य और साहित्य में बहुत ज़्यादा, ठीक है, विकास हुआ, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया, शकों को हराया था, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये गुप्ता हैं, ठीक है, यहाँ पे आएंगे बाकाटक, और यहाँ पे अभी भी शक शासक भी है यहाँ पे, ठीक है, शक, ठीक है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को हराया था, ठीक है, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, इन्होंने क्या हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, ठीक है। उसके बाद कौन हुए, स्कंदगुप्त। इन्होंने किनको, हूणों को, ठीक है, आक्रमण, पहली बार हूण का आक्रमण कब हुआ, हूणों का आक्रमण प्रथम बार कब हुआ, स्कंदगुप्त के टाइम में, ठीक है। जो केंद्रीकृत प्रशासन में कौन होता था सबसे, ठीक है, ऊपर होता था किंग, ठीक है। फिर क्या है, अमात्य और महामात्य, ये प्रमुख अधिकारी होते थे, ठीक है। कर प्रणाली, भूमि कर और व्यापार कर दोनों लगाए जाते थे। सेना, हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना, स्थायी सेना होती थी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, समाज और धर्म में एक नई चीज़ आती है गुप्ता टाइम में। क्या होता है कि देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, ये द्विज, देखो ये ऊपर से तीन जो हैं इनको बोलते थे द्विज, ठीक है। द्विज व्यवस्था के पार्ट होते थे, लेकिन शूद्र नहीं होते थे, ठीक है। ये क्या है, यज्ञ करवा सकते थे, ठीक है, किताबों को पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, ठीक है, लेकिन शूद्र ये नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और समाज जो है जिन्हें अछूत बोलते थे, अनटचेबल, उनका जो है आगमन हुआ इस टाइम में। आगमन क्या है कि जो गांव से बाहर रहते थे, ठीक है, और मरे हुए जानवरों का जो है चमड़ा निकालना और ये सब काम करते थे, ठीक है। तो ये क्या है, अछूत जो है एक नया वर्ग, ठीक है, इस टाइम दिखाई पड़ता है हमको। और शूद्रों का क्या है, देखो शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ इस टाइम में। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई साहब कृषि जो है बहुत व्यापक लेवल पे होने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो अब कृषि कार्य में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी, ठीक है, चाहिए कि नहीं ये लोग, तो लोग चाहिए, इसके लिए क्या है कि शूद्रों को कृषि मजदूर की तरह काम कराया जाने लगा, ठीक है। जो शूद्र जो पहले थे, ठीक है, ठीक है, अब उन पे क्या है, कृषक मजदूर की तरह कार्य कराया जाने लगा, तो उनकी स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन जो दलित या अछूत जो हैं,
ठीक है, ठीक है, अनटचेबल बोलते हैं जिनको, अछूत, ठीक है। इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है। इनको शहर में अगर घुसना है तो एकदम नगाड़े वगाड़े एकदम थाली हाथ में लिए बजाते रहना, जिससे कि किसी की नज़र भी ना पड़ जाए इन पे, ठीक है। नज़र पड़ना भी बुरा माना जाता था, ठीक है। ऐसा किसमें बताया गया है, तो ये फायान का जो पुस्तक है उसमें बोला गया है ऐसा, ठीक है। और फायान किसके टाइम में आए, तो ये आए हैं चंद्रगुप्त, किसके टाइम में आए बोलो, द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में फायान, ठीक है। अब स्त्रियों का सम्मान शिक्षा सीमित, देखो स्त्रियों की स्थिति में भाई साहब गिरावट आई इसमें, ठीक है। क्योंकि हम देखेंगे कि भानुगुप्त का जो, ठीक है, भानुगुप्त जो है उनका अभिलेख जो है, ठीक है, 600 ईस्वी के आसपास, उसमें सती प्रथा का पहली बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। पहली बार सती प्रथा का उल्लेख कब मिलता है, भानुगुप्त के अभिलेख में। तो स्त्रियों की जो है स्थिति में सुधार नहीं बल्कि गिरावट आई, ठीक है। और शूद्र की स्थिति में सुधार आया, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या है, गंगा यमुना उपजाऊ क्षेत्र में कृषि का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ और व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ा, आंतरिक और बाह्य भी। क्योंकि क्या हम देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर में बहुत सारे सोने के सिक्के पाए गए हैं, ठीक है, जो बहुत बड़ी मात्रा में पाए, जो बताते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है, व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम में क्या देखते हैं कि सोने के सिक्के कम होते चले जाते हैं, और साथ ही क्या है उनकी जो क्वालिटी है सोने की, ठीक है, ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों खराब थी सिक्कों की। इससे पता लगता है कि व्यापार जो है रोमन एम्पायर के साथ कमज़ोर हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है जो रूट था, ठीक है, ठीक है, रोमन एम्पायर के व्यापार के रूट था, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य, ठीक है, पनपने लगे, जिससे क्या है कि भाई ये लूट और खरचोड़ जो है मचने लगी, और इनकी इनसे लड़ाई है, इनकी इनसे लड़ाई है। तो क्या है व्यापार का रूट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने की वजह से क्या है कि व्यापार जो है ठप होने लगता है, और वो दिखाई पड़ता है कब, लास्ट गुप्ता एम्पायर में। और इसी वजह से गुप्ता एम्पायर जो है लास्ट में ठप भी हो गया और कमज़ोर हुआ और समाप्त हो गया। अब देखो कला और स्थापत्य, गुप्त मूर्तिकला क्या है, सरल और आदर्श रूप में बनाई जाने लगी, ठीक है। बुद्ध मूर्ति है, शांत मुद्राएं बनाई गई। मंदिर निर्माण जो है पहली बार यहीं से दिखाई पड़ता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं इसी टाइम की हैं, ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है, ठीक है, 1983, ठीक है। वास्तुकला और चित्रकला, ठीक है, कहाँ पे, देखो वास्तुकला और चित्रकला, अजंता में भित्ति चित्र, भित्ति चित्र क्या होते हैं कि एक सतह है, ठीक है, एक मिनट, ये दीवार है, ठीक है, दीवार पे जब हम किसी के, ठीक है, किसी नुकीली चीज़ से, ठीक है, उकेर कर अगर चित्र बनाते हैं तो उन्हें बोलते हैं भित्ति चित्र, ठीक है। साहित्य और शिक्षा, देखो कालिदास का काव्य मेघदूत और रघुवंशम जो है कौन से टाइम के हैं, गुप्त टाइम के, ठीक है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 जो रत्न होते थे उनमें से एक थे ये, ठीक है। विज्ञान में क्या है, आर्यभट्ट का जो अंक गणित और खगोल शास्त्र में, ठीक है। और चरक और सुश्रुत, चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता और सुश्रुत की, ठीक है, ये आयुर्वेद की पुस्तकें उसी टाइम लिखी गई थी, ठीक है। और शिक्षा में क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने स्थापना की थी इसकी, ठीक है। और शास्त्रीय अध्ययन क्या है, धर्म दर्शन और विज्ञान में इस टाइम बहुत ज़्यादा विकास हुआ। देखो समुद्रगुप्त क्या है, उत्तर भारत के विजय अभियान किए इन्होंने, और दक्षिण भारत में भी इन्होंने अपने शासन का विस्तार किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, उत्तर भारत में अब गुप्ता एम्पायर खत्म कमज़ोर हुआ, ठीक है। गुप्ता एम्पायर जो है कमज़ोर हुआ, ठीक है। भानुगुप्त का 600 ईस्वी में, ठीक है, वो अभिलेख मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है उसमें, ठीक है। उसी के बाद क्या है कि गुप्ता एम्पायर जो है कमज़ोर होता चला जाता है, क्योंकि भाई व्यापार जो है कमज़ोर हुआ इनका, ठीक है, व्यापार जो है कमज़ोर हुआ, ठीक है, बाह्य और आंतरिक भी। इसी वजह से क्या है कि गुप्ता एम्पायर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हर्षवर्धन काल आता है 606 से लेकर 647 ईस्वी में,
देखो ये कौन से वंश से संबंधित थे? ये थे वर्धन वंश से संबंधित, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? संस्थापक थे भानुवर्धन, ठीक है, इनके पिताजी, ठीक है। राजधानी क्या थी, कहाँ थी इनकी? कनिष्कपुर और थानेश्वर, ठीक है, इनकी राजधानी थी। हर्षवर्धन एकमात्र प्रसिद्ध शासक थे, प्रतिहार वर्धन वंश, ठीक है। और देखो इनके, ठीक है, देखो थानेश्वर इनकी कैपिटल थी, लेकिन इनके जो, ठीक है, इनकी बहन का विवाह हुआ था कन्नौज के शासक के साथ, जिसकी जो है, ठीक है, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। शशांक जो शासक था, ठीक है, जिसने बोधि वृक्ष को काट दिया था, उसने जो है मार दिया था किसको? इनके जीजा जी को, ठीक है। और इसीलिए जो है हर्षवर्धन जो है कन्नौज के शासक बनते हैं बाद में, और ठीक है, और वो अपनी कैपिटल किसको बनाते हैं? कन्नौज को, ठीक है, थानेश्वर से, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं धर्म में। देखो धर्म में हिंदू और बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया इन्होंने। स्वयं बौद्ध धर्म में रुचि थी इनकी बहुत ज़्यादा। बौद्ध, देखो धर्म सभा और स्थलों का संरक्षण किया इन्होंने। और इनके टाइम में कौन आया? देखो फाहियान आया सबसे पहले, ठीक है। इनके टाइम आया, कौन आया बोलो? फाहियान। अरे फाहियान तो सबसे पहले आया, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम, इनके टाइम एक बौद्ध यात्री आया जिसका नाम क्या था बताओ? ठीक है, ठीक है, जिसकी पुस्तक थी सी की यू करके कुछ, ठीक है। कला साहित्य और संस्कृति, ठीक है। बाण बढ़ते थे उन्होंने इनका इतिहास और लेखन का कार्य किया है। और हर्ष चरित्र जो है किसने लिखा? बाण भट्ट ने, ठीक है। स्तूप और मठों का निर्माण करवाया। काशी और पटना में सांस्कृतिक केंद्र बनवाए। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। आंतरिक और समुद्री व्यापार बहुत ही सीमित था, उतना ज़्यादा नहीं था जितना गुप्ता टाइम में था, ठीक है। मुद्रा क्या है? स्थानीय सिक्के चलते थे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये है हर्षवर्धन का टाइम, ठीक है, ये है उनका साम्राज्य की भौगोलिक सीमा, ठीक है। और ये टाइम कौन सा है? 600 से लेके 700 ईसा पूर्व ईस्वी वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हर्षवर्धन का, ठीक है, वो सीमा। यहाँ पे जो शासक कौन थे यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे थे कौन पता है? ठीक है, इनको आगे पढ़ेंगे अभी हम। अब देखो दक्षिण भारत के उसी टाइम के प्रमुख राजवंश यहाँ पे थे। एक मिनट, चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट। अब देखो, अब हम लोगों ने उत्तर भारत को कब से कवर कर लिया है? 700 ईस्वी तक कवर कर लिया उत्तर भारत को, ठीक है, ठीक है। अब दक्षिण भारत में हमने कहाँ छोड़ा था? दक्षिण भारत को 300 ईस्वी पे छोड़ा था, ठीक है, ठीक है। कौन कौन? चेरा, देखो यहाँ पे चेर, चोल और पांड्यास, ठीक है, यहाँ पे छोड़ा था हमने। अब बढ़ते हैं इससे आगे, ठीक है। देखो चालुक्य वंश, देखो चालुक्य वंश की स्थापना टाइम पीरियड क्या है? 543 से 775 ईसा पूर्व में, ईस्वी से, ठीक है। ये है चालुक्य वंश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चालुक्य वंश है, यहाँ पे क्या है? हर्षवर्धन का, ठीक है, भौगोलिक सीमा हमने देखी, ठीक है। तो ये साथ साथ थे दोनों वंश, ठीक है, इधर चालुक्य वंश और ये कहाँ पे? हर्षवर्धन की वंश था, ठीक है, वर्धन वंश, ठीक है। तो देखो इनके प्रमुख शासक कौन थे? पुलकेशन द्वितीय, देखो पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया था नर्मदा नदी के तट पे? हर्षवर्धन को, ठीक है। किसको हराया था? ठीक है, हर्षवर्धन को। और बादामी गुफा मंदिर किसने बनवाया? ये, ठीक है, चालुक्य वंश का था, ठीक है। अजंता और एलोरा पर प्रभाव, ठीक है, चालुक्य वंश के टाइम का ही था वो।
ठीक है। अब देखो चालुक्य पढ़ लिया हम लोगों ने, यहाँ पे ये चालुक्य। ठीक है, ठीक है। प्रमुख शासक पुलकेशिन द्वितीय, किसको हराया? हर्षवर्धन को, नर्मदा नदी के तट पे। ठीक है। अब देखो पल्लव वंश, देखो यहाँ पे ये पांड्यास पढ़े थे हम लोगों ने पहले। ठीक है, ये ऊपर कौन है? पल्लव। किसकी जगह पे है ये? किसकी जगह पे है? चोल की जगह पे। ठीक है। अब देखो दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंध्रा में इनकी राज्य पड़ता था। महेंद्र वर्धन प्रथम। ठीक है। गुफा मंदिर की शुरुआत किसने की? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। तो महेंद्र वर्मन पल्लव वंश से संबंधित है। ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। महाबलीपुरम का जो है विकास किसने किया? किसने किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अब देखो पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया? हर्षवर्धन को। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? नरसिंह वर्मन को। मतलब नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। अब देखो यहाँ पे ये चालुक्य है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? हर्षवर्धन का वर्मन वंश है। ठीक है। और ये है पल्लव वंश उसी टाइम पे। ठीक है। तो पल्लव, चालुक्य, ठीक है, और वर्मन हर्षवर्धन का। ठीक है, ये तीन हो गए। ठीक है। कला और स्थापत्य, देखो रॉक टेम्पल। ठीक है, महाबलीपुरम के रॉक टेम्पल किसने बनवाए हैं? वो, ठीक है, पल्लव वंश से हैं। रथ मंदिर, सौर मंदिर महाबलीपुरम का। ठीक है। शैव और वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया इन लोगों ने। संस्कृति व तमिल को संरक्षण, संस्कृत और तमिल को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है। अब देखो चोल वंश, देखो ये यहाँ पे पढ़ते हैं चोल। ठीक है। और देखो पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो एक चोल वंश की दूसरी शाखा है। ठीक है। और ये क्या है? ठीक है, नौ नौ 900 ईस्वी से 1300 ईस्वी में ये दूसरी शाखा है। ठीक है। ठीक है, ये दूसरी शाखा है। ठीक है, चोल वंश। अब ये चोल किस जगह पे आए हैं? किसकी जगह पे आए हैं? पल्लव की जगह पे। किसकी जगह पे? पल्लव की जगह पे। ठीक है। और यहाँ पे कौन है अभी? चालुक्य। और चालुक्य की जगह पे कौन आएगा? राष्ट्रकूट। ठीक है, इनकी जगह पे कौन आएगा? राष्ट्रकूट। और पल्लव की जगह पे कौन आया? चोल। ठीक है। अब देखो ये राष्ट्रकूट, अरे ये पल्लव, ठीक है, और ये चालुक्य आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, चालुक्य और पल्लव जो है आपस में लड़ते रहते थे। तो चालुक्य की जगह कौन आ गया? राष्ट्रकूट। और पल्लव की जगह कौन आएंगे? चोल। ठीक है। और इधर क्या है? हर्षवर्धन का जो टाइम, ठीक है, हर्षवर्धन का वर्मन वंश है, इसकी जगह पे कौन आएंगे? पाल आएंगे। और गुजरात में कौन आएंगे? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ये 5 वंश अभी देखने को मिलेंगे। अब देखो चोल, पल्लव की जगह पे कौन आ गए? चोल। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है। प्रमुख देखो राजा राज चोल, बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना किसने की थी? राजा राज चोल ने। और राजेंद्र चोल जो उनके बेटे थे, ठीक है, उन्होंने इंडोनेशिया, श्रीलंका को विजय किया। ठीक है, हराया था। किसने? राजेंद्र चोल ने। और इन्होंने एक राजधानी, एक नए शहर बसाया था जिसे क्या बोलते हैं? गंगई चोलपुरम, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? गंगा मैदान का अभियान किया था और राजाओं को हराया था। और इन्होंने कौन से रूट को फॉलो किया था? जिस रूट से समुद्रगुप्त आया था दक्षिण भारत में, इन्होंने उसी रूट को फॉलो किया था। ठीक है। प्रशासन और सेना, मजबूत नौसेना थी किसके पास? चोल के पास। राजतंत्र भी केंद्रीकृत था। ठीक है, वो तो रहना ही था। कला, स्थापत्य और धर्म, देखो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर हिंदू धर्म को संरक्षण। शिल्पकला और चित्रकला, देखो इसी टाइम पे जो मूर्तियां हैं, कौन सी मूर्तियां? काशी की जो, ठीक है, जो एक मूर्ति है बहुत ज़्यादा फेमस, किसकी है? शंकर देव। ठीक है, शंकर जी की एक मूर्ति है, उसका नाम है, वो इसी टाइम की बहुत ज़्यादा फेमस मूर्ति है। ठीक है, जिसमें वो एक गोले में इस तरीके से मूर्ति बनी। हमारा एक ज्योमेट्री बॉक्स में 10th छोटे से पढ़ते थे, ठीक है, उसमें वो मूर्ति बन के आती थी। ठीक है, उसका नाम बताना। ठीक है, देखो राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, ये किसके जगह पे आए? चालुक्य। चालुक्य के जगह पे कौन आया? राष्ट्रकूट। और पल्लव की जगह पे कौन आया? चोल। ठीक है, पल्लव की जगह पे देखो ये चालुक्य की जगह पे आए राष्ट्रकूट। ठीक है, पल्लव की जगह कौन पे आए? चोल।
ठीक है। अब देखो, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतिदुर्ग ने। ठीक है, किसने की थी? दंतिदुर्ग ने। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 753 से 982 ईस्वी के टाइम। ठीक है। अब प्रमुख शासक कौन है? अमोघ वर्ष को साहित्य और धार्मिक संरक्षण के लिए इन्हें जाना जाता है। अमोघ वर्ष को किस लिए जाना जाता है? साहित्य और धार्मिक संरक्षण के लिए। कला और देखो, कैलाश का जो एलोरा मंदिर है वो किसने बनवाया है? विश्व धरोहर भी है ये। ठीक है, ये किसने बनवाया है? ये राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनवाया है। ठीक है। अब देखो ये, ठीक है, पांड्यास यहाँ पे ये लगातार चलते रहते हैं। पांड्यास पहले भी थे और अब भी हैं। ठीक है। ठीक है, बैगई रिवर के पास में। ठीक है, यहाँ पे एक होती है बैगई रिवर वहीं पे। ठीक है। अब देखो इनका समय क्या है? 300 ईसा पूर्व से 1400 ईस्वी तक लगातार चलते हैं ये। ठीक है, हमने ये तो पढ़ ही चुके हैं इनके बारे में। ठीक है। अब देखो चेरा वंश। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? ये चेर। ठीक है, ये पहले भी यहाँ पे चेर समय था। ठीक है, और अभी भी यहाँ पे चेर। लेकिन चोल जो है, पहले चोल थे। ठीक है, फिर बाद में क्या है कि बाद में एक बार फिर से 9वीं सदी में दोबारा से होता है इनका। ठीक है, इन दूसरी शाखा। ठीक है, मसाला और बंदरगाह समुद्री संपर्क रोम से। ठीक है, उनका व्यापार होता था। ठीक है, हम चेर चेर के बारे में पढ़ ही चुके हैं पहले ही। ठीक है, देखो इस टाइम पे ना टेम्पल में बहुत ज़्यादा विकास होता है। बहुत लंबे लंबे ठीक है। ठीक है, द्वार बनाए जाते हैं उन पे, बहुत शिखर। ठीक है, उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती थी। अब देखो उत्तर भारत में पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बाद। हमने उत्तर भारत को कब कहाँ पे छोड़ा था? हर्षवर्धन के टाइम। ठीक है, छोड़ा था। अब उसकी बात पढ़ते हैं हम। हर्षवर्धन के बाद क्या? देखो हर्षवर्धन ने क्या, एक सामंती व्यवस्था का जन्म हुआ था इससे। सामंती व्यवस्था क्या कि बिल्कुल वैसी जैसी कनिष्क के टाइम में हम लोग देखते हैं कि ये एक सेंटर में एक राजा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक छोटा सा, ठीक है, क्षेत्र है। वहाँ पे ये वहाँ के सामंत हैं और ये यहाँ के हैं। ठीक है, इस तरीके से चलता है। ठीक है, जैसे कि अभी स्टेट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट मान लो। ठीक है, तो उसी तरीके से सामंत व्यवस्था थी। ठीक है, सामंत। और भाई ये सामंत क्या होता था? ये हमेशा तैयार रहता था कि जिस दिन राजा कमज़ोर हुआ, इनकी गर्दन पकड़ के मरोड़ी और सेंटर में खुद बैठ गए। ठीक है, और ये सेंटर ही उठा के खुद यहीं पे रख लेते थे। समझ रहे हो? ठीक है, तो सामंत व्यवस्था। अब देखो हर्षवर्धन का ये, ठीक है, साम्राज्य कमज़ोर हुआ तो उसकी बाद में क्या है कि ये छोटे छोटे राज्य जो है अपना सर उठाने लगे। ठीक है, और छोटे छोटे राज्य बने। ठीक है, ये अकेला, ये लास्ट बड़ा साम्राज्य था उस टाइम। ठीक है, इसकी वजह से छोटे छोटे साम्राज्य जन्म लेते हैं। ठीक है। ठीक है, ये राजपूत के पूर्वज नागार्जुन। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट चामान सौराष्ट्र अजमेर में। ठीक है, ये सब आप पढ़ते हैं क्या प्रतिहार। अब देखो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाल आते हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रकूट। ठीक है, और राष्ट्रकूट यहाँ पे कौन है? चोल। यहाँ पे चेर और यहाँ पे पांड्यास। ठीक है। ठीक है, ये प्रमुख वंश हैं इस टाइम पे। अब देखो गुर्जर प्रतिहार क्या है? ये गुजरात के क्षेत्र में पड़ते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में, राजस्थान और गुजरात के और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। देखो महिपाल और नागभट्ट ये प्रमुख शासक थे। ठीक है, अरबी और मुसलमान का आक्रमण का प्रतिरोध। देखो यहाँ से क्या है कि इस टाइम पे क्या है कि मुस्लिम जो है शासक होने लगे थे यहाँ पे। ठीक है, मुस्लिम प्रभाव यहाँ पे बढ़ने लगा था, तो ये यहाँ पे आक्रमण करते रहते थे। ठीक है, और जब भी ये यहाँ पे कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो जिस दिन ये कमज़ोर होंगे उसी टाइम पे क्या है कि ये सफल हो जाएंगे अंदर आने में। लेकिन जब तक गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे रहते हैं तब तक जो है ये मुस्लिम शासक जो है कभी भी अंदर नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है। अब देखो केंद्रीकृत प्रशासन, स्थानीय अधिकारियों का सहयोग। ठीक है, हाथी, घुड़सवार सेना और पैदल सेना बहुत बड़ी थी इनकी। कला और संस्कृति। ठीक है, साहित्य संस्कृत में कवि और ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे। ठीक है, ये वाला क्षेत्र ये है पाल। ठीक है, पाल वंश।
अब देखो पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। ठीक है, 8वीं से 12वीं शताब्दी, बंगाल और बिहार में इनका शासन था। धर्मपाल और गुप्तपाल प्रमुख शासक थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म का संरक्षण इन्होंने प्रदान किया। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? ये बनवाया है किसने? धर्मपाल नहीं, ये बनवाया था गोपाल ने। हाँ ठीक है, ये गोपाल ने। और उदंतपुरी, ठीक है, विश्वविद्यालय ये किसने बनवाया था? ये धर्मपाल ने बनवाया था। ठीक है, प्रशासन और सेना। ठीक है, कला और संस्कृति। ठीक है, बौद्ध स्तूप और मठ का निर्माण ठीक हुआ इस टाइम पे। और पार्थ पाला मूर्तिकला और चित्रकला। देखो यहाँ पे दो थे, धीमन। ठीक है, ठीक है, धीमन। ठीक है, एक कारीगर थे, ठीक है, जो बहुत फेमस थे इस टाइम। अब वो क्या बनाते थे? कांच की मूर्तियाँ बनाते थे। ठीक है, कांच की मूर्तियाँ बनाने में बहुत महारत हासिल थी इनको, धीमन को। देखो अब पढ़ते हैं हम सीमावर्ती राजवंश, उत्तर पूर्व और हिमालय क्षेत्र। ठीक है, अब कुछ राज्य जो हैं जैसे कि असम, ठीक है, और कश्मीर, ठीक है, और पश्चिम बंगाल का जो, ठीक है, और बांग्लादेश का पार्ट है वहाँ पे। ठीक है, उनको पढ़ते हैं हम। कामरूप वंश क्या है? ये असम में चौ ठीक है 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी के आसपास का है ये। ठीक है, प्रमुख वंश कौन कौन से ये हुए यहाँ पे? बर्मन वंश। ठीक है, 350 से 650 ईस्वी पूर्व। ठीक है, राजधानी प्रयाग ज्योतिपुरम, इनकी राजधानी याद रखना। और फिर हुए हैं पल्लव और सारस्वत वंश। ठीक है, ये इतनी जरूरी नहीं है। और फिर पाल वंश। ठीक है, 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी में क्या हुआ? पाल वंश वहाँ पे प्रभाव बढ़ा, वहाँ पे पाल वंश का प्रभाव बढ़ा। और ब्राह्मण और हिंदू लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहुँचे। और जो जनजातीय समाज था उसमें क्या है अब कि ब्राह्मणी समाज का केंद्र में आना इसी के बाद होता है। ठीक है, कश्मीर के राजवंश पढ़ते हैं। ठीक है, कुशल वंश, कश्मीर राजवंश। ठीक है, कश्मीर के लोहित वंश। इतना याद रखो ये कहाँ से संबंधित है, बस लोहित वंश कहाँ से? कश्मीर से संबंधित है, बस इतना याद रखना है। और उत्पला डायनेस्टी, ठीक है, ये भी कहाँ से है? कश्मीर से रिलेटेड है, बस। अब देखो प्रमुख राजपूत वंश, ये क्या है कि जब हर्षवर्धन और पाल, ठीक है, पाल आते हैं, जब पाल वंश कमज़ोर होता है उसकी वजह से और भी छोटे छोटे इधर, ठीक है, जो राज्य बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? राजपूत वंश। ठीक है, वो है राजपूत वंश। एक प्रतिहार, भुजी प्रतिहार, वही राजस्थान वाले। ठीक है, चौहान अजमेर देवगढ़ में, गहलोत और सोलंकी जो है गुर्जर, ठीक है, और चित्तौड़ वाले क्षेत्र में आते हैं। और मारवाड़ जो है राजस्थान में, सिसोदिया चित्तौड़ और गहलोत का ये। ठीक है, ये विशेषताएं इनकी सेना और युद्ध कला प्रधान थे। भाई इनको लड़ाई चाहिए ही चाहिए, लड़ना इनका परम धर्म था। किले और किले का निर्माण, देखो यहाँ पे क्या है कि भाई किले का निर्माण बहुत ही केंद्र में आ गया था। ठीक है, एक सुरक्षित किला बहुत ही ज़रूरी था इस टाइम पे। और ये इसकी एक विशेषता थी इस टाइम की। इससे पहले इतने अच्छे किले और मजबूत किले नहीं पाए जाते थे। छोटे राज्यों और सामंतों में केंद्रीकृत प्रशासन, हिंदू धर्म का संरक्षण, वीरता और राजधर्म। ठीक है, ये तो केंद्र में थी उस टाइम के। अब देखो चंदेल राजवंश, अब ये टाइम पीरियड कौन सा है? 900 ईस्वी से लेके 1300, ठीक है, ईस्वी के टाइम पे जो चंदेल वंश, तो ये कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट वंश हैं उसी टाइम के हैं जब राजपूत वंश का उदय हुआ। ठीक है, उत्तर भारत में, तो ये चंदेल वंश भी उसी टाइम का है। अब चंदेल वंश इतना फेमस क्यों है कि ये भाई साहब अपनी मंदिर और मूर्ति कला के लिए फेमस है। इनकी कैपिटल थी खजुराहो, और खजुराहो के टेम्पल बहुत ही उत्कृष्ट और अच्छे हैं। और इनकी जो मूर्तियाँ हैं उनमें जो है काम वासना का वो दिखाई देता है। ठीक है, काम जो है, वासना जो है केंद्र में थी, कामुक शैली की। ठीक है, मूर्तियाँ थी, इसमें तो कोई है नहीं बना दिखाते आपको। ठीक है, कामुक शैली के मूर्ति कला बनाएगी। देखो हिंदू मंदिर खजुराहो में 85+ मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, और ये शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, कृषि प्रधान, व्यापार, आंतरिक और सीमावर्ती क्षेत्र व्यापार होता था। खजुराहो मंदिर क्षेत्र सांस्कृतिक आर्थिक केंद्र था।
कला और स्थापत्य, ठीक है। खजुराहो मंदिर विश्व धरोहर है। स्थापत्य नागर शैली, ठीक है, ये नागर शैली में बने हुए हैं, ठीक है। एक होती है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ और तीसरी है बेसर, ठीक है। इन दोनों के, ठीक है, गुण पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बेसर शैली। और देखो भित्ति चित्र, ठीक है, वो बताए थे जो अजंता और एलोरा की गुफाओं में है, भित्ति चित्र यहाँ पे ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब पतन कब होता है, देखो इनका पतन कब होता है, जब अब ये, ठीक है, राजपूत शासक हैं छोटे छोटे, ठीक है। और इनका पतन कब होता है, जब ये लोग जो हैं, अब देखो यहाँ पे मैप, ये उत्तर भारत में बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य बने, ठीक है, राजपूत साम्राज्य, इनकी आपस में चलती लड़ाई, ठीक है, ये उधर उधर एक दूसरे को पीटते ही रहते, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि, ठीक है, मध्य एशिया में जो मुस्लिम एम्पीरियर हैं इनको मिल गया मौका, ठीक है। और यहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा, ठीक है, उर्वरक भूमि नहीं थी, ठीक है, फर्टाइल लैंड नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे संसाधन विहीन जगह थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, कठिन जीवन था। और भाई इंडिया में ना हमेशा से संसाधन और जीवन बहुत सरल था, तो ये इधर भागते ही रहते थे लोग, ठीक है। तो इनको क्या है, आकर्षित किया और इन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, इनकी लड़ाई का, आपसी लड़ाई का, और कर दिया आक्रमण, ठीक है। और बचा हुआ करेंगे कल गुरु।